हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग आईआईटी जैम 2020 फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 2021 का किया था, उसके पहले 2023, 22 और 21 3 साल का कर चुके हैं। अब 2020 पीछे चल मतलब 23 से पीछे चल रहे हैं हम लोग। 23, 22, 21 कर लिया है। अब 2020 का करना है, उसके 2019 का करेंगे। 2016 तक करना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि उसी समय पैटर्न चेंज हुआ था, उसके पहले अलग पैटर्न हुआ करता था। ठीक है, तो ये करना है हम लोग को आईआईटी जैम 2020। ठीक है, मेरा नाम विशाल देवर्सी है और आई हैव बीन फाउंडर ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, द ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रैजेक्टरी एजुकेशन। आई फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूट इन 2007. आई थिंक इट वाज द फर्स्ट आईआईटी जैम कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। पैटर्न आपको थोड़ा ब्रीफली बता दें। इसमें 3 सेक्शन होंगे आपके, एमसीक्यू, फिर 30 क्वेश्चन, 1 to 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, जिसमें 4 में से 1 करेक्ट होगा और गलती मार्क करने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन नंबर 31 to 40 मोर देन 1 करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक से अधिक आंसर सही हो सकते हैं और एक भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद 31 to 40 हो गया, 2 मार्क्स का होगा वो। ठीक है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन आप सारे ऑप्शन सही लगाओगे तभी आपको वो लोग मार्क्स देगा। और फिर 41 to 60 जो है वो नेट टाइप होगा। ठीक है, वो कीबोर्ड से डालना पड़ेगा। उसका आंसर जो है 2.41, 6.43 इस टाइप से होगा। उसमें लिख देगा 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेस से 3 डेसिमल प्लेस से, ऐसा लिख देगा उसमें। तो उस हिसाब से आपको कीबोर्ड से उसको इनपुट करना पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा आपको। तो इट इज़ एज गुड एज शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कई बार तो बड़ा क्वेश्चन भी उसमें दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट जो पेपर किया था 2021 में, उसमें देखा था हमने एक आरसी सर्किट का काफ़ी लंबा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, एनीवे तो एमसीक्यू में भी 2 लेवल के क्वेश्चन होंगे। 1 to 10 जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और 11 to 30 जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और नेट में भी 2 लेवल का क्वेश्चन होंगे। 41 to 50 1 मार्क्स का होगा, 51 to 60 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न चल रहा है। आगे क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, तो अभी यही पैटर्न चल रहा है। आई थिंक इस मतलब पहले बता देते हैं ये लोग कि भाई पैटर्न चेंज होने वाला है, ऐसा बता देंगे, बट जरूरी नहीं कि बताएं। ठीक है, सो यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी इन सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 0। डिसकंटिन्यूटी इन द सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 0। एक्स क्यूब देखोगे तो देखिए, पहले ये देख लें। ये तो देखो इसका तो ये जो आपको दे रखा है, ये इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही डिसकंटिन्यूअस है। आप देख सकते हो ग्राफ बना के। तो ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इक्वल एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड इट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखो एक कंटिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ पे स्लोप एब्रप्टली चेंज हो रहा है। यहाँ स्लोप +1 है, यहाँ स्लोप -1 है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ द कर्व जस्ट आफ्टर x इक्वल 0 इज +1 एंड जस्ट बिफोर x इक्वल ऑरिजिन इट इज -1। तो इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही नॉन जीरो है। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका एफ एक्स विल बी x when x greater than 0 and minus x when x is less than 0. अगर f dash x का बात करोगे तो this is 1 when x is greater than 0 and -1 when x is less than 0. तो सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना भाई। स्ट्रेट लाइन का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, स्लोप जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे आंसर लग रहा है। इसका नहीं होगा। ये देखो एफ एक्स अगर करोगे, fx is x cube when x is greater than 0 and minus x cube when x is less than 0. अगर f dash x का बात करते हैं, जैसे 3x square when x is greater than 0
and minus 3x square when x is less than 0. F double dash x is 6x when x is greater than 0 and minus 6x when x is less than 0. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, if I approach this x origin from right पॉजिटिव एक्स एक्सिस तब भी सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे तब भी सेकेंड डेरिवेटिव जीरो रहेगा. तो यहाँ पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस नहीं है. डिसकंटिन्यूअस का मतलब यही हुआ ना जी कि लेफ्ट से अप्रोच करो और राइट से अप्रोच करो तो अलग अलग चीज़ आपको देगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. बी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं. बी ऑप्शन मुझे लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं. बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, है ना. तो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्स स्क्वायर फॉर एक्स पॉजिटिव एंड माइनस एक्स स्क्वायर फॉर नेगेटिव एक्स. माइनस एक्स स्क्वायर और नेगेटिव एक्स. ठीक है, एफ डैश एक्स का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2x फॉर नॉन नेगेटिव एक्स एंड माइनस 2x फॉर दिस. और एफ डबल डैश एक्स का बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 एंड माइनस 2. समझ ना, मतलब अगर आप x इक्वल टू 0 को राइट से अप्रोच करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2 होगा, और वही x इक्वल टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, क्योंकि आपसे पूछा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 को राइट से अप्रोच करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2 होगा, और x इक्वल टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2 हो जाएगा. यानी दिस f डैश x फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. इट फेल्स टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. कुछ इस टाइप का आएगा, नहीं. सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस. इट इज नॉट कंटिन्यूअस. देखो कर्व ब्रेक कर गया ना यहाँ से, ऐसा फिर अब्रप्ट ब्रेक करके ऊपर चला गया कर्व. ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है. तो ये आपका बी इज करेक्ट आंसर. बी इज करेक्ट आंसर. बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, एफ एक्स ये तो कंटिन्यूअस ही है. देखो ये तो आपका cos x होगा फॉर x ग्रेटर देन 0 and it remains cos x for x less than 0. तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, गुड फंक्शन. ठीक है, तो बढ़िया फंक्शन है. ठीक है, ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ऐसा दिख रहा था कि बी आंसर होगा, बट फिर भी चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया. ओके, आगे चलें. कई बार देखिए पेपर में ना पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट देता है, लाइन एंड लेंथ तुम्हारा बिगाड़ देगा, तो घबराना नहीं है. पहला एक दो क्वेश्चन डज नॉट डिटरमाइन कि पेपर कैसा है. ठीक है, फर्स्ट ये असल में ये तो इजी था, बट मतलब एग्जामिनर कैन प्ले ट्रिक विथ यू. ठीक है, बाय गिविंग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट. सो डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट ट्रिक. देखो क्या बोल रहा है. ए कोलिमेटेड बीम ऑफ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 514 नैनोमीटर इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर. ठीक है, अच्छा. Given the refractive index of glass and air is 1.47 and 1.0, percentage of light reflected back is, देखिए ये आपका इंटरफेस हो गया. ये एयर मान रहे हैं और इसको हम ग्लास मान रहे हैं. ठीक, अब लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, लेजर लाइट है, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, ग्लास. तो एक चीज समझो, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इज गिवन बाय, फार्मूला याद रखिए जरा. ठीक है, where N2 is refracting index of the second medium
एंड N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम जैसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 1.47 माइनस 1, 1.47 प्लस 1, so this is 0.47 का होल स्क्वायर, नहीं देखो 0.47 भागा 2.47, क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टर। अच्छा ये तो भागा हो गया, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी तो करेंगे। 0.036, ये तो फ्रैक्शन हो गया। अगर परसेंटेज में करना है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, 3.6%, ये आंसर हो जाएगा। याद रखना यार, ठीक है ना, ये याद रखिए आप। और अगर ट्रांसमिटेड वर्सेस इंसिडेंट अगर पूछे तो ये हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो गया, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हो गया, तभी R प्लस T1 हो जाएगा ना। अगर करोगे ना तो ये आ जाएगा R प्लस T इक्वल टू 1, यही होना भी चाहिए, क्योंकि लाइट अगर अज्यूम कर रहे हैं कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, कोई वेस्टेज नहीं है लाइट का, तो मतलब जितना रिफ्लेक्ट हुआ है और जितना ट्रांसमिट हुआ दोनों जोड़ के इंसिडेंट के बराबर होना चाहिए ना। the fraction of light which is reflected plus fraction of light which is transmitted should add up to 1. Okay, ठीक है, फाइन। कोई जल्दबाजी नहीं, हम लोग धीरे धीरे सवाल करेंगे, ठीक है, एग्जाम नहीं देना। दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्रीवियस पेपर आपको बताना है, थोड़ा फिजिक्स सिखाना भी है साथ साथ, तो साथ साथ फिजिक्स सिखाते भी जाएंगे आपको, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, two stationary point particles with equal and opposite charges are at fixed distance from each other. The point where having zero electric potential. बात समझो क्या बोल रहा है, बोल रहा है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज है, एक मान लो Q है और यहाँ मान लो माइनस Q है, या ये सपोज करो माइनस Q है और ये प्लस Q है, ठीक है। अब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल जो है, द पोटेंशियल टू एट एनी पॉइंट इन स्पेस, द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी क्यू की वजह से ये हो जाएगा और माइनस क्यू की वजह से ये हो जाएगा। वेयर R1 इज मान लो कोई पॉइंट P ले लिया, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया R1, ठीक है। यही पोटेंशियल होगा ना किसी पॉइंट P पे, अभी हम जीरो वाला बात नहीं कर रहे हैं। सो द पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन दिस डिस्टेंस। So locus of all those point which is equidistant from Q minus Q and plus Q, their potential will be 0. मतलब वो सारे पॉइंट जिसका दूरी माइनस Q से which is R2 और Q से बराबर होगा, वहां पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो वो लोकस क्या होगा, इट विल बी ए प्लेन। भाई बीच में मिड पॉइंट से एक प्लेन पासिंग होगा, ये मान लो दूरी d है, ठीक है, तो ये d/2 डिस्टेंस पे जो प्लेन होगा आपका, उस प्लेन को तो सारे ही पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगे ना, इस प्लेन को तो सारे ही पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगे। नहीं समझ में आ रहा है, इस डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करके बताते हैं आपको। जैसे ये मान लो x y z हो गया, ठीक,
और यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू और यहाँ रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। तो अब ये जो वाइजेड प्लेन है तुम्हारा, आप देखो ये क्यू है माइनस क्यू है और दोनों का दूरी बराबर है, ये मान लो डी है तो ये भी डी है सपोज करो। तो अब जो वाइजेड प्लेन होगा, वाइजेड प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो माइनस क्यू प्लस क्यू से इक्विडिस्टेंट होगा। पहले तो समझो वाई एक्सिस का बात करो, वाई एक्सिस का हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा ना क्यू माइनस क्यू से, उसे जेड एक्सिस का हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है। तो वाई जेड, वाई एक्सिस जेड एक्सिस कंटेन करने वाला जो प्लेन है वहां से भी इक्विडिस्टेंट होगा, हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा। तो the locus of all the point which are equidistant from minus q and plus q will be a plane passing through the midpoint of the line joining minus q and plus q. So it has to be plane, जहाँ potential zero होगा, it will be a plane passing through midpoint of the line joining minus q and plus q and perpendicular to that also. line joining minus q and plus q के perpendicular और उस लाइन के मिड पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन होगा ये, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो विजुलाइज करिए, ठीक है। यही फिजिक्स का मजा है कि आपको विजुलाइज करना सिखाता है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन सब है तो इजी रहता है, ठीक है। फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट ए टेम्परेचर TC, which are the following graph best describe the variation of S with temperature। देखो जब फेज ट्रांजिशन होता है ना, तो जैसे मान लो आइस वाटर में कन्वर्ट कर रहा है या मान लो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर जो है बॉयल कर रहा है वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय टेम्परेचर वेरी नहीं करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, लैटेंट हीट उसको बोलते हैं ना भाई। जैसे वाटर को बॉयल करोगे 100 डिग्री तक गया, अब वो 100 डिग्री के ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो फिर स्टेट चेंज करेगा अपना वो फिजिकल स्टेट चेंज करेगा। तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना हीट, वो सारा का सारा उसके स्टेट चेंज में जाएगा। मतलब इट वोंट गो इनटू द टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो उसका फिजिकल स्टेट बदलेगा, फेज ट्रांजिशन उसको बोलते हैं। तो टेम्परेचर वेरी नहीं करता, हीट एब्जॉर्ब करता है, द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर मान लो वेपर से वाटर में कन्वर्ट करेगा, इट विल रिलीज हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इंट्रोपी तो बढ़ेगा घटेगा, जो भी इंट्रोपी तो चेंज होगा, अगर वाटर से वेपर में जा रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, वेपर से वाटर में आता है इंट्रोपी घटेगा, तो इंट्रोपी में चेंज होगा। एज यू कीप ऑन गिविंग हीट द इंट्रोपी चेंजेस बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक है जहाँ पे देखो एस बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, यहाँ फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ये फेज ट्रांजिशन वाला केस है, ठीक है। ये आपका देखो फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका फिर जैसे वाटर का एग्जांपल लो, वाटर जैसे बॉयल, जैसे आप हीट करना चालू करोगे बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट फिर स्टेट चेंज करेगा और स्टेट जब पूरा वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा फिर उसका हीट बढ़ना चालू होगा, 100 डिग्री से ऊपर जाना चालू करेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, बाकी तो सही नहीं है ना, बाकी सही नहीं है, कहीं भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिखा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन डू। क्वेश्चन नंबर 4 का तो ठीक है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, मतलब जल्दी हो जाएगा आपका। ये देखो क्या बोल रहा है, in a photoelectric experiment, a monochromatic light source emitting photon with energy greater than work function of metal under test is used. If the power of light source is doubled, which of the following statement is correct? देखो लाइट सोर्स का पावर डबल करने का मतलब क्या है, देखो लाइट सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो उसका जो फोटोन का एक फोटोन का जो एनर्जी है वो सेम रहेगा। फोटोन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, जो आप रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, लाइट जो इमिट हो रहा है, लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट डजंट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। पावर बढ़ाने का मतलब है कि आप फोटोन तेजी से फेंक रहे हो पर सेकेंड,
मतलब इंटेंसिटी या पावर बढ़ाने का मतलब है कि आप यू आर इमिटिंग फोटोन विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है, यू आर इमिटिंग फोटोन फ्रीक्वेंटली, यू आर इमिटिंग द फोटोन फ्रीक्वेंटली, ठीक है। पावर इंक्रीजिंग पावर डज नॉट मीन यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यू आर इमिटिंग फोटोन फ्रीक्वेंटली, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है पावर बढ़ा, यूजुअली हम लोग जैसे बोलते हैं पावर बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इमिटिंग फोटोन फ्रीक्वेंटली। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो लिखेगा इसमें कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मोर ओवर जो लाइट सोर्स होता है उसके इंटरनल ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, तो आपको मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए वो लाइट सोर्स के अंदर का मटेरियल ही बदलना पड़ेगा जहाँ पे एटॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। सो यूजुअली इंक्रीजिंग पावर मीन्स यू आर इमिटिंग फोटोन फ्रीक्वेंटली, हालांकि फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तब भी पावर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर लाइट सोर्स ही अलग लेना पड़ेगा। सोर्स के अंदर क्या है, सोर्स के अंदर कुछ मैकेनिज्म है जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है और उस ट्रांजिशन की वजह से फोटोन इमिट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन तो मटीरियल का प्रॉपर्टी है ना जी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मतलब वो मटीरियल ही भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मटीरियल के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी उस ट्रांजिशन का जो एनर्जी लेवल है उसके डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करना है तो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस चेंज करना पड़ेगा, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पावर डबल कर दिया, पावर डबल करोगे मतलब तुम जल्दी जल्दी फोटोन, जैसे पहले 100 फोटोन निकला तो 200 फोटोन निकलने लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल रिमेन सेम, नहीं सेम नहीं रहेगा भैया, जल्दी जल्दी फोटोन फॉल करेगा तो जल्दी जल्दी फोटो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जो आप एच न्यू फॉल किया और जो वर्क फंक्शन आपका जो वर्क फंक्शन, तो जितना एनर्जी उसको मतलब जितना बैरियर फेस किया, तो बैरियर फेस करने का जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी योर के, ठीक है। और के को फिर ईवीएस से गुना करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होता है, ठीक है। के को जीरो करते हैं, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स, नो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डबल्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। पोटेंशियल पढ़ लीजिए, है ना, क्वेश्चन आता रहता है इस पे, ओके। ये देखो क्या बोल रहा है, द फिगर shows cubic unit cell with lattice constant A, the shaded crystallographic plane intersect x axis at 0.5 A, अच्छा ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या क्या हो गया, देखो इंटरसेप्ट हो गया, मिलर से पूछा आपसे, ये तो ए ही रह गया, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, सॉरी जेड एक्सिस इंटरसेप्ट जीरो है, मतलब इन्फिनिटी है इनफैक्ट, ये तो जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा ना। ये आपका वाई एक्सिस का ए बाई ए है, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो ए बाई टू है, और जेड एक्सिस पे तो इन्फिनिटी है, क्योंकि वो तो पैरेलल जा रहा है जेड एक्सिस के ना, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर इंटरसेप्ट का बात करें हम लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो गया, ए बाई टू, ए आई ए इन्फिनिटी। जो कॉमन फैक्टर है उसको से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन को क्लियर कर दो, 2 से गुना कर देते हैं सब में, तो हो जाएगा 1 2 इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, अच्छा फिर इसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा ना, सॉरी गलती कर दी यार, इसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा 2 1 इन्फिनिटी, 210, सॉरी 210, रेसिप्रोकल लेंगे 210, ये आ जाएगा मिलर से आपका। पहला इंटरसेप्ट लिया और जो कॉमन फैक्टर है उसको मतलब भागा दे दिया, ठीक है, और फिर रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल का कोई फ्रैक्शन आएगा तो फिर गुना करना पड़ेगा, ठीक है, पर फ्रैक्शन आया नहीं रेसिप्रोकल के बाद। तो 210 इज द मिलर इंडिसेस, 210 इज द मिलर इंडिसेस, ये ए आंसर सही होगा। मिलर इंडिसेस भी था पढ़ ले रहा भाई, आता
क्वेश्चन इस पे। ये वो क्या बोल रहा है, सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है। फॉर पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल विच वन आर फॉलोइंग इज करेक्ट? The motion is restricted to plane owing to conservation of angular momentum. Yes, angular momentum remains conserved and it has got two effect. एक तो motion is confined to a plane. When direction of angular momentum is constant, direction of angular momentum is constant means r cross p का direction constant है। r cross p का direction क्या होता है? It is perpendicular to plane containing r and p. So when direction of r cross p is constant, that means plane containing r cross r and p is constant. It means motion is confined to a plane. मतलब of course r and p will be confined to single plane, only then perpendicular to that plane will be constant. Plane containing r and p is constant, तभी ना उसका r cross p का डायरेक्शन constant होगा। r cross p जो होता है, जैसे आपका ये r है, ये p है, आर क्रॉस पी का डायरेक्शन क्या होगा? थंब रूल से करेंगे, आर के डायरेक्शन फिंगर से करेंगे, पी की तरफ कर्ल करेंगे, थंब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये डायरेक्शन कांस्टेंट तभी होगा ना जब प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी इज फ्रोजन। अगर प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी बदलेगा तो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर विल आल्सो चेंज। अगर प्लेन चेंज होगा तो परपेंडिकुलर ही बदलेगा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर टू आर क्रॉस पी प्लेन विल रिमेन सेम ओनली व्हेन द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी रिमेन्स सेम। And plane containing r and p is what? Plane of motion. So that means motion is confined to a single plane. Only then direction of angular momentum will be constant. और magnitude of angular momentum is constant का significance क्या है? That is aerial velocity is constant. ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। Motion restricted to a plane owing to conservation of energy. No. Orbit decide करता है, ठीक है, एनर्जी वाला। मोशन रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, नहीं, प्लेन इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए प्लेन, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए प्लेन। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। आर क्रॉस एफ इज जीरो, व्हाई? बिकॉज एफ इज इन डायरेक्शन ऑफ आर और ऑपोजिट टू आर, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ इज जीरो, सो टॉर्क इज जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड। ओके, गुड। ये देखिए, consider motion of quantum particle of mass of energy E under influence of step potential V naught. R is the reflection coefficient. अच्छा, देखो आप स्टेप पोटेंशियल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। इफ E is less than V naught, ये आपका मान लो एनर्जी पार्टिकल जो हिट कर रहा है स्टेप पोटेंशियल को, इसका एनर्जी मान लो E है, दिस इज V naught. So if E is less than V naught, reflection coefficient is 1. If E is more than V naught, then reflection coefficient will be less than 1. ठीक है, तो E less than V naught के केस में, अब जिसको को यहाँ पे E जो है more than V naught है, then reflection coefficient won't be 1 less than 1, मतलब won't be 1, because अगर E V से ऊपर है so there is most of the particle will go into the second region and some particle will return to the first region, ठीक है। तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। 1 का मतलब है कि सारा का सारा पार्टिकल 1 में रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसा नहीं है। अगर E पोटेंशियल बैरियर से ऊपर है, पार्टिकल विल इंटर इनटू द सेकंड रीजन एंड विल रिमेन देयर, विल कीप ऑन मूविंग इन द सेकंड रीजन। देखो सेकेंड रीजन में तो इस केस में भी जाता है, जब E लेस देन V नॉट होता है, E लेस देन V नॉट होता है तब भी सेकेंड रीजन में जाता है, बट फाइनली इट विल रिटर्न बैक, इट वोंट स्टे देयर, इट वोंट स्टे देयर, राइट। वी हैव फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द सेकेंड रीजन इवन इफ E इज लेस देन V नॉट, बट द पार्टिकल डोंट रिमेन देयर एज सच। बट इन दिस केस यहाँ पे तो सेकेंड में जाएगा, इट विल कीप ऑन मूविंग विथ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच E इज मोर देन V नॉट। तो इस केस में तो ये गलत हो जाएगा आपका, है ना।
R is here, no, the particle get reflected. यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का ब्यूटी है जो क्लासिकल मैकेनिक्स देखने को नहीं मिलता है. क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर एनर्जी मोर देन पोटेंशियल बैरियर है तो पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल विल इंटर इनटू द सेकंड हैप्पीली. But here in quantum system we do observe that particle get reflected even if E is more than V naught, and that's what classical mechanics does not explain. That's what classical mechanics does not explain, and you need quantum mechanics, altogether different framework to explain this phenomena, ki why the particle get reflected even if energy is more than V naught, right? So we do observe a case where even if energy is more than V naught, you do have a particle getting reflected back, and that's why we are studying quantum mechanics. ठीक है? When E is half V naught, R is 1, ये सही है. Particle, you have finite probability of finding particle in this classically forbidden region, right? But the particle don't stay back. So in a steady state, all the particles do get reflected back. ये गलत है. R is 1, R is not 0.5. ओके, 0.5 का मतलब है कि पार्टिकल इंटर इनटू रीजन 2 एंड कीप ऑन मूविंग हैप्पीली टिल इन्फिनिटी और व्हाटएवर इट इज. ओके, सो सी इज करेक्ट आंसर. फाइन, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए क्या बोल रहे हैं. द बुलियन फंक्शन PQ bar, P bar Q and Q plus Q bar is equivalent to Boolean function. Let's call it Z. क्या है? PQ bar, P bar plus Q and Q plus Q bar. So Q plus Q bar is 1. If Q is 0, Q bar is 1, Q is 1, Q bar is 0. So 0 plus 1 or 1 plus 0 is 1. So this is 1. And you have the De Morgan's law which says this. So we can write like P bar plus Q bar, P bar plus Q, and this is 1. And let's multiply P bar, P bar, P bar Q plus Q bar, P bar, yeah, plus Q bar Q. So P bar is P bar. If P is 1, P bar is 0. So 0 into 0 is 0. If P is 0, P bar is 1. So 1 into 1 is 1. So whatever P bar, that's what is P bar, P bar. So P bar is P bar. It's P bar Q. And you have here, या इसको क्या लिख सकते हो देखो. We can write here multiplication is commutative. So P bar Q bar is Q bar P bar. So if I take P bar outside, we have Q plus Q bar, and this is Q bar. This is 0, right? This is 0. This is 0, right? So yes, don't do like this. So this is, let's move step by step. P bar is P bar, right? And you have P bar Q plus Q bar P bar. Okay, this is 0. This is 0. Now what I can do is I write P bar 1 plus Q. I इसको ऐसे पलट दिया. ठीक. So 1 plus Q is 1. Whatever is Q, 1 plus Q is 1 plus something is 1 only, right? So you have P bar and P bar Q bar. So it is P bar 1 plus Q bar. So it is P bar. So it is P bar. B is correct answer. You should know Boolean algebra. You should know Boolean algebra. Every year they ask one question on this. मतलब simplifying function और ठीक है या लॉजिक गेट पे एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो ये सब बहुत इजी है.
ठीक है, तो इसको कर लीजिए, बेहतर रहेगा, है ना। और ये देखो क्या बोल रहा है, 3 point charge है, each carrying a charge Q are placed on the vertices of equilateral triangle L. The electrostatic potential energy of this configuration, आपको अलग अलग पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है, और सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। इट इज बेसिकली म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आप मेरा लेक्चर देखना, उसमें मैंने बता रखा है सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो पॉइंट चार्ज का सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी we take it as 0 because point charge in a way does not represent a configuration. Point charge does not represent a configuration. So self electrostatic and point charge का 0 लेते हैं. So you have only mutual electrostatic energy over here. You have what? You have Q, you have Q, and you have Q. So you have say 1, 2, 3. So the mutual electrostatic energy, you have to consider all the pairs. That is potential energy between 1 and 2, potential energy due to interaction of 2 and 3, and potential energy due to interaction of 3 and 1. So 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, they are all at a distance of A from each other, L from each other. So this is Q square upon 4 pi epsilon naught L. This is also Q square. मतलब पोटेंशियल टू 1 एट द पोजीशन ऑफ 2 इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इनटू Q करेंगे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकल जाएगा। पोटेंशियल मतलब U12 इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ Q2 एंड पोटेंशियल टू चार्ज 1 एट द पॉइंट ऑफ एट द पोजीशन ऑफ 2। U12 इज प्रोडक्ट ऑफ Q2 इनटू पोटेंशियल टू 1 एट द पोजीशन ऑफ 2 और Q1 into potential to 2 as at the position of 1, जो भी कर लो। U12 is same as U21, right? So U12 is potential निकालेंगे 1 की वजह से 2 के पोजीशन पे और into Q2 कर देंगे, वही किया है हमने, ठीक है। By the way, it is very simple, you should be knowing it. ये क्या आ जाएगा, 3Q square C is the correct answer. C आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 to 10 था। 1 to 10 जो है आपका क्या बोलेंगे, 1 to 10 इज बेसिकली सिंगल मार्कर्स, ठीक है, लेवल 1 MCQ लेवल 1 एंड नेक्स्ट विल बी MCQ लेवल 2 which is 11 to 20 2 मार्क्स का होगा वो। ये 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। 11 to 20 इज 2 मार्कर्स, ठीक है, ओके। सो इसको अब अगर करेंगे, अभी तो यही पेंड करते हैं, 11 to 20 भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अभी 11 से 20 जो है ना वो 2 मार्क्स का होगा। 1 to 10 जो था 1 मार्कर था, अभी 11 to 30 नॉट 20, 20 क्वेश्चन जो होगा 11 to 30 दे विल बी 2 मार्कर्स। MCQ ही है, 4 में से 1 करेक्ट होगा, ठीक है। MCQ लेवल 2 बोल सकते हैं उसको आप। तो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो NM दिया होता है इसको NCM भी लिखा जाता है, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो रिटर्न, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में इसको, NCM भी लिखते हैं इसको। जैसे N2 है ना, तो ये बेसिकली NC2 इज बेसिकली NC2। तो देखो इसको कैसे होगा, कौन सा सही होगा। देखो इसको तरीका तो ये है कि आप cos n थीटा sin n थीटा वगैरह पूछा है ना आपसे, तो आपको आप पढ़े होंगे I थीटा इज cos थीटा प्लस I sin थीटा, ठीक है। और अगर इसका पावर n कर दे तो EI n थीटा हो जाएगा, which is cos n theta plus I sin n theta, ठीक है। and this is nothing but, या इसको ऐसे लिखो, if I
take the power, then this is cos theta plus I sin theta to the power n, ठीक है, and this is nothing but EIN theta, right? And we can use this binomial expression which says that this is equal to NC0 AN NC1 AN minus 1B, ये binomial expansion है, NC2 and so on, NCN minus 1 AN n minus 1, which is AA, and plus NCN, and NCN is basically 1. ये यूज कर सकते हैं, NC0 is 1 and NCN is also 1. NC0 is 1, ठीक है, n factorial 0 factorial 1 n minus 0 factorial n factorial, तो n factorial कट जाएगा, तो NC0 is 1 and NCN is also 1. In fact, you have the formula NCR equals to NCN minus R, right? So this is equal to what? This is equal to NC0, which is 1, cos n theta plus NC1 cos n minus 1 theta and I sin theta plus NC2 cos n minus 2 theta I sin theta का whole square, NC3 cos n minus 3 theta I sin theta cube and so on, ठीक है. Now EIN theta is what? Cos n theta plus I sin n theta. और इसे रियल पार्ट्स अलग कर दो, देखो आई स्क्वायर इज -1, ये क्या आ जाएगा, cos n थीटा, ये तो इमेजिनरी है, माइनस NC2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, ये चलता जाएगा, ठीक. रियल पार्ट से आंसर, इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं, बट हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा ए आंसर दिख रहा है, ठीक है. cos n theta will be what? Cos n theta real part on left hand side. So real part on right hand side is cos n theta minus NC2 cos n minus 2 theta sin square theta. So we are seeing this term is matching, right? और किसी में ये टर्म मैच नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो जा रहा है ना, ठीक है, ये मैच कर रहा है. अगर इमेजिनरी पार्ट भी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आई बाहर ले लो, ये हो जाएगा NC1 cos n minus 1 theta sin theta, और अगर ये किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस NC3 ये मैच नहीं कर रहा ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है. सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, या ठीक है. तो इस तरह से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़े.
ये देखिए, द वॉल्यूम इंटीग्रल e टू द पावर माइनस आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर एंड डाइवर्जेंस ऑफ r cap by r square dqr, where v is the volume of the sphere of radius r center at the origin is equal to, देखिए, divergence of er by r square is basically equal to 4 pi this. ये देखो मैंने प्रूफ भी कर रखा है अपने बुक्स में, ठीक है. आप अगर लेक्चर देखोगे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो शुरू का जो सॉलिड एंगल वाला लेक्चर है, उसमें मैंने ये करवा रखा है. उसमें ना सुबह सुबह कफ हो जाता है, तो उसमें मैंने करवा रखा है. ये आप देखना जो सॉलिड एंगल का लेक्चर है, सॉलिड एंगल, उसमें मैंने ये करवा रखा, उसमें यूज होता है इसलिए. सॉलिड एंगल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरुआत में जब गॉस लॉ पढ़ते हैं उसमें सॉलिड एंगल मैंने पढ़ा रखा है, उसमें मैंने ये करवा, बाकी ऐसे याद भी रखो, ठीक है. ये होता है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर माइनस r by capital R square divergence of r cap मतलब e r cap, सेम थिंग. r cap is also, ये r डॉट नहीं r cap है, r cap होगा, r डॉट नहीं, r डॉट का मीनिंग नहीं है. ये divergence is always taken for the vector, not for the scalar. मतलब r dot by r square will be a scalar kind of thing, right? So scalar का divergence नहीं लिया जाता है. divergence का कर्ल जो है ना वेक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है. हाँ, मतलब कभी डाइवर्जेंस सर्कल पे भी हम लोग बात किया जाएगा, ठीक है. डाइवर्जेंस सर्कल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी इसका यूज है एक्चुअली. डाइवर्जेंस सर्कल वगैरह का जो उत्पत्ति है ना, जीनेसिस, वो फ्लूइड मैकेनिक्स से ही हुआ है. पहली बार मैनकाइंड न्यू अबाउट डाइवर्जेंस सर्कल. डाइवर्जेंस सर्कल हैज़ बीन डिफाइंड टू एक्सप्लेन द फ्लूइड फ्लो. फ्लूइड फ्लो को डिफाइन करने के लिए डाइवर्जेंस सर्कल जो है हम लोगों ने बनाया, ठीक है. और ग्रेडियंट का जो जीनेसिस है, जो ग्रेडियंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जीनेसिस उसको बोलते हैं. जीनेसिस मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, वो डिफरेंशियल कैलकुलस है, वो वेक्टर कैलकुलस नहीं है. ग्रेडियंट हैज़ गॉट इट्स रूट इन डिफरेंशियल कैलकुलस, whereas this divergence and curl we have made it, physicists have made it, right? हम लोगों ने बनाया, मैथ्स के लोगों को नहीं पता था, हम लोगों ने इसको बनाया था. तो ये डी टाउ, डी क्यू अगर डी टाउ लिखता हूँ, ठीक है. सो दिस इज e to the power minus r by capital R square and 4 pi d tau. So 4 pi will come out. 4 pi will come out, and of course V contains origin. मान के चल रहे हैं, हाँ ठीक है, V contains origin. It is 4 pi e to the power minus r by r का whole square and this. तो ये देखिए जो ये आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इनफाइनाइट एट r equal to 0 and 0 elsewhere. It is infinite at r equal to 0 and 0 elsewhere. तो कभी भी जैसे आपको इस टाइप का चीज़ है ना, जैसे इफ यू राइट f r and this where v contains the origin, where v contains the origin, if v does not contain origin, this will be 0, because if v does not contain origin in any region where you don't have the origin, this dl delta function is uniformly 0. बात समझ आ रहा है आपको? In any volume which does not contain origin, this dl delta function will be uniformly 0, so integral will be lost, 0 हो जाएगा. But if v contains origin, then this is equal to the value of f at the origin. This is equal to the value of f at the origin. So here f is what? Here f is e to the power minus r by capital R का whole square.
and its value at the origin is going to be 1. Its value at the origin is going to be 1. So this is going to be 4 pi. Getting a point? Its value is going to be 4 pi. F0 is 1. F0 is 1. If F0 is 2, then its value is 4 pi into 2. Okay? So you must learn what is Dirac delta function. This is very important in electromagnetism. Fine. प्रॉपर्टी ऑफ Dirac delta function तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? 13वां क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन देखो. लिमिट x टू द पावर x इज इक्वल टू, पढ़े होंगे आप लोग, है ना, अपना स्कूल डेज में. लिमिट x टू द पावर x, ये आता है लोग कैलकुलस में. मान लो y इक्वल्स टू x टू द पावर x है, इसका लिमिट निकालना है, ठीक है. सो log y will be what? Yeah. Log y will be, or let y is limit x to the power, let y x to the power x, ठीक है. Then log y is, ये सब हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाते नहीं हैं, मतलब ये बच्चे पढ़ के आते हैं. तो लिमिट x tends to 0 log y equals to limit x tends to 0 log x. And what is this? When x tends to 0, log x tends to minus infinity. When x tends to 0, log x tends to minus infinity. ऐसे होता है, ठीक है. When x tends to 0, log x tends to minus infinity. मतलब 1 पे ये 0 हो जाता है, या e पे 1 पे 0 हो जाएगा, और 1 से कम में नेगेटिव हो जाएगा, और जब 0 पर टेंड करेगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इफ आई कैन राइट लाइक दिस, लिमिट x tends to 0 log x upon 1 upon x. So as x tends to 0, log x tends to minus infinity, and 1 by x tends to infinity. So it's a kind of infinity by infinity, right? Infinity by infinity form. So I can use L'Hospital rule. So I can take derivative of numerator and denominator both. So 1 by x minus 1 by x square, or this is minus of log x tends to 0 x, which is 0. So we get from here limit x tends to 0 log y is 0, or I can say limit of log y is log of limit y. This or we can say that limit is e to the power 0, right, which is 1, right. So we can say that limit x tends to 0 and y is what? 1. D is correct answer. D is correct answer. Okay? Yeah. चलेगा?
ठीक है, ये देखिए क्या बोला, व्हील इज रोटेटिंग एट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हर्ज about fixed vertical axis. The wheel stops in t naught second with constant angular deceleration. The number of turns covered by wheel before it comes to rest is given by. F naught hertz का मतलब क्या है? Number of revolution per second is F naught. यही हुआ ना? Number of revolution per second is F naught. That means in 1 second it travels a distance of 2 pi f naught, क्योंकि 1 revolution में क्या हो गया, 1 revolution में you travel angular distance of 2 pi, आप 1 revolution में 2 pi रेडियन ट्रेवल करते हैं, तो 1 सेकेंड में f naught revolution है, यानी you are traveling a distance or angular distance of 2 pi into f naught in 1 second. So your omega is 2 pi f naught. और व्हील जो है टी नॉट डिस्टेंस टी नॉट सेकेंड में स्टॉप कर जा रहा है, ठीक है. सो व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय द व्हील बिफोर कमिंग टू रेस्ट. दिस इज योर ओमेगा आई. योर ओमेगा एफ इज 0. ओमेगा एफ इज 0, राइट. सो या, सो नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय द व्हील बिफोर कमिंग टू रेस्ट, टी नॉट सेकेंड में स्टॉप कर जा रहा है. सो ओमेगा एफ इज ओमेगा आई माइनस अल्फा टी, एंड दिस इज 0 इन टी नॉट सेकेंड. सो योर अल्फा इज व्हाट, ओमेगा आई बाई टी नॉट, और दिस इज 2 पाई एफ नॉट बाई टी नॉट. ठीक है, 2 पाई एफ नॉट बाई टी नॉट. सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज अल्फा. We have to find theta, कितना distance travel करेगा. So the distance traveled will be what? Distance traveled would be omega I t plus 1 by 2 alpha t square. और t naught distance हम लोगों को निकालना है. या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो. We can use omega I square is equal to, sorry, omega f square equals to omega I square, और deceleration है, we can write this. So omega f is 0, so the angular distance traveled would be, or we can write 2 pi f naught का whole square upon 2 into 2 pi f naught by t naught. ऐसा लिख सकते हो, कभी भी इरेजर आ जाता है यार. सो इट इज 4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर एंड 2 इंटू 2 पाई एफ नॉट बाई टी नॉट. ठीक है, तो ये 4 पाई ऐसे कट जाएगा, राइट. एक एफ नॉट भी कट जाएगा. सो हियर इट इज pi f naught t naught. This is the angular distance traveled. This is the angular distance traveled. So number of turns will be what? एक टर्न में 2 पाई रेडियन ट्रेवल करना पड़ता है. So number of turns would be the total angular distance traveled upon 2 पाई. क्योंकि एक टर्न में आपको 2 पाई रेडियन ट्रेवल करेंगे तो एक टर्न माना जाएगा, 2 पाई रेडियन ट्रेवल करेंगे तो एक टर्न माना जाएगा. टोटल जो रेडियन आप ट्रेवल कर रहे हो थीटा ट्रेवल कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई. इट इज पाई एफ नॉट टी नॉट अपॉन 2 पाई. सो इट इज एफ नॉट टी नॉट अपॉन 2. तो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सी आपका सही आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर. कोई दिक्कत हो आप कमेंट में हमेशा डाल सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन मतलब अच्छा लगता है कोई पूछता है तो. देखो 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 15,
two objects of mass m and 2m are moving at speed v and v by 2. After undergoing completely inelastic collision, they move together with a speed of v by 3. ठीक है. The angle between initial velocity vectors of the two object is, मान लो इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p1, इसका इनिशियल मोमेंटम p2, और जब फाइनली they will collide, तो they will stick together because perfectly inelastic collision है, completely inelastic, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision है. But inelastic is मतलब in degrees, तो you have perfectly inelastic. लोग केवल होता है perfectly elastic का कोई मीनिंग हमको नहीं सुनाता. Elastic is perfectly elastic always. Elastic is not of two kind, मतलब elastic मतलब perfectly elastic, ठीक है. Inelastic तो ठीक है, समझ में आता है. Perfectly inelastic बोलना सही है क्योंकि perfectly inelastic डिग्रीज में है, मतलब coefficient restitution basically defines perfectly inelastic collision. So E can vary from 1, 0.5, 0.2. When it is 0, you have perfectly inelastic collision. So in perfectly inelastic collision, the two objects combine together, they stick together, and then they move with velocity v by 2. So when they stick together, their mass become 3m, right? So your p1 is what? पहला मास का वेलोसिटी मोमेंटम क्या हो गया? m मूविंग विथ v, so it is mv. p2 क्या हो जाएगा? It is 2m, but it's moving with velocity of v by 2, so it is also mv. So momentum of m and 2m, they are equal in magnitude. और combined mass का momentum क्या हो जाएगा? Combined mass का momentum क्या हो जाएगा? It is 3m combined mass, और इसका velocity भी दे रखा है v by 3. So it is also mv. So we are finding that the momentum of body number 1, body number 2, and then combined body of mass 3, they are all equal in magnitude, right? So since it is inelastic collision, you cannot conserve the kinetic energy, but we can always conserve the linear momentum. So the linear momentum before collision, direction वगैरह किसी का कुछ नहीं पता है हम लोग को, डायरेक्शन वगैरह किसी का कुछ नहीं पता है, तो कंपोनेंट वाइज कुछ करने का मतलब नहीं है, ठीक है. डायरेक्शन किसी का कुछ पता नहीं है, बट वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इंटायरिटी. तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू p3 वेक्टर. ये तो बोल ही सकते हैं ना हम लोग. लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. वी कैन ऑलवेज से दिस, वी कैन ऑलवेज से दिस, ठीक है. Because regardless of whether it is elastic or inelastic, linear momentum is always conserved, right? So if you take a system of two objects, then their linear momentum before collision and after collision will be same. Okay. अब यहाँ से एंगल कैसे निकलेगा? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं, इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? इनके बीच का एंगल मतलब p1 p2 के बीच का एंगल. v1 और v2 के बीच का एंगल का मतलब है p1 और p2 के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्क्वायर इट, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सब दिया हुआ है, ठीक है. तो हम v1 v2 के बीच का एंगल निकालें या p1 p2 के बीच का एंगल निकालें, एक ही बात है, ठीक है. सो इफ आई स्क्वायर इट, इट इज, ये क्या हो जाएगा? p1 प्लस p2 डॉट p1 प्लस p2, and this is p3 dot p3. So this will be what? p3 dot p3, p3 square. You know this, the magnitude of it is this. It is p1 dot p1, p2 dot p2 plus the dot product of p1 p2 is commutative, so p1 dot p2 is p2 dot p1, right. इतना स्टेप्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई डोंट नो
who are watching these videos, तो उनका क्या अभी background है, तो I don't know. So I am making the video for all kind of students. So those who have good background, they can skip this step and reach directly the final line. ठीक है? It is P1 square plus P2 square and twice of P1 dot P2 is P3 square. And you know, these magnitudes are equal. These magnitudes are equal. So I can say this is all P square plus P square plus is what? Is P square. So it will cancel out. So what we are left with is, we are left with 2P1 dot P2 equals to minus P square, right? Equals to minus P square. Or I can say P1 dot P2 upon P square is 1 by 2 minus sign. So in a way, what we are getting is P1 vector by P dot product P2 vector by P equals to minus 1 by 2. So these are unit vectors now. P1 by P is unit vector in P1 direction, unit vector in P2 direction. So its dot product will be simply cos theta, right? Its dot product will be simply cos theta, the angle between P1 and P2. So theta is what? 120 degree. 120 degree. Cos 120 is what? Cos 90 plus 30, which is minus sin 30. So theta is 120. Theta is 120. I hope you understand this. P1 dot P2 is what? Magnitude of P1 square, magnitude of P2 square. Sorry, magnitude of P1, magnitude of P2, cos theta. So magnitude of P1 and P2 is both P. So they will cancel out. What remains is cos theta. ठीक है? Okay. So angle is 120 degree. 120 degree would be the angle. सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर है, ये सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहा है. Two planets P1 and P2 having mass M1 and M2 revolve about Sun in elliptical orbit with time period T1 and T2 respectively. The minimum and maximum distance of planet P1 from Sun are R and 3R, whereas for planet P2 it is 2R and 4R, where R is constant. Assuming M1 and M2 are much smaller than the mass of Sun, the magnitude of T2 and T1 is. देखो केपलर्स थर्ड लॉ का एक अलग से मैंने लेक्चर बना रखा है, आप मेरा ऐप पे जाके देखिए. मेरा ऐप का नाम है टी विद द लर्निंग ऐप. ठीक है, तो उसमें मैंने डिराइव करवाया है कि जो टी है इज प्रोपोर्शनल टू a to the power 3 by 2 where a is semi major axis, length of semi major axis of course. सेम मेजर एक्सिस ये होता है बेसिकली. ये इलिप्स हो गया ना, तो ये माइनर एक्सिस, छोटा वाला माइनर एक्सिस है, आई एम मेजर एक्सिस है. सेम मेजर एक्सिस आधा हो गया. ठीक, सेम मेजर एक्सिस आधा हो गया. और एक चीज़ और समझो, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है ना, तो सन लाइज एट इज एट वन ऑफ इज फोकस. सन लाइज एट इट्स वन ऑफ इज फोकस. इलिप्स का एक फोकस पे सन लाई करेगा और पूरा जो प्लैनेट है रिवॉल्व करता है. तो ये फोकस का जो पोजीशन होता है ना, दैट इज -AE0. ठीक है, तो अगर हम आरमैक्स का बात करें तो ये आरमैक्स इज दिस. सो आरमैक्स इज दिस इज A plus AE, और यू कैन से A1 plus A. और आर्मिन क्या हो जाएगा? A minus this distance. दिस इज आर्मिन. So if I add Rmax and Rmin,
it will come out to be what? This plus this. Or you can say R max plus R min is the whole major axis. So that is 2a. R max and R min is the complete major axis, length of the complete major axis. So it is 2a. तो अगर हम प्लैनेट P1 का बात करें, ठीक है, तो प्लैनेट P1 का जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या है? R इज R min और कैसे 3R इज द R max and R min is R, so that is equal to 2a1. मान लो P1 है तो a1 is the length of same major axis. So here your a1 is what? 2R. ठीक. If I talk about P2, the maximum distance is what? 2R. Sorry, maximum is 4R. And minimum is 2R. So that is equal to the length of the major axis. So suppose the major axis is same major axis is A2. So major axis will be twice of A2. So A2 is going to be here what? 3R. And in general, time period depends on this. So I can say T2 by T1 is equal to what? A2 by A1, this, or A2 by A1 is what? 3 by 2, 3 by 2, 3 by 2. In fact, आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन अगर बता दें तो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है. तो मास ऑफ प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं है. कि वह डाउट हो सकता है ना कि मास ऑफ प्लैनेट के फॉर्म में भी दे रखा है कुछ आंसर. सो दिस इज मास ऑफ सन बेसिकली, मास ऑफ सन. ठीक है. सो इट इज 3 by 2 to the power 3 by 2, or you can say 3 by 2 under root 3 by 2. So this is going to be your answer. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. क्लियर है? सेंट्रल फोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेंट्रल फोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू मस्ट डू इट. आप करिए इसको, है ना. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. द इंटेंसिटी ऑफ 17 क्वेश्चन. The intensity of primary maximum in two-slit experiment is given by I2. And intensity of primary maximum in three-slit experiment, three-slit interference pattern is I3. Assuming the far field approximation, the same slit parameter and intensity of incident light in both the case I2 and I3 are related as. देखिए आपको in general आपको पता होना चाहिए. If you have n slits, अगर मान लो n स्लिट्स है, इसे ग्रेटिंग में देखते हैं ना लोग. इफ यू हैव n स्लिट्स S1, S2, S3, Sn, then intensity, the maximum, when you have interference maxima, the intensity of principal maxima is given by this. So if you have two slits, n is 2, it will be 4a square. And if you have three slits, it will be 3a ka whole square. That is 9a square. If you have four slits, it is 16a square, interference maxima. So I can say I2 is what? I2 is 9 by 4. 9 by 4, sorry, I2 is not 9 by 4, 4 by 9. I2 is, I3 by 9 तो a square हो गया ना. I3 by 9 is a square, so 4a square is 4I3 by 9. कौन सा है? ये आंसर. ठीक है. ये याद रखो. इन जनरल याद रखो. ये सब हम लोग पढ़े भी हैं ना. डिफ्रैक्शन, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में ये हम लोग डिराइव करते हैं. ठीक है. ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से क्वेश्चन आता है. देखिए वो रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर पे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, तो उसको भी कर लीजिए अच्छे से. ठीक है. टॉपिक मत छोड़ो. टॉपिक अगर छोड़ना हो ना
You contact me, I'll tell you which topic to leave. Okay. 18 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, क्या बोल रहा है? Question says the short rod of length L and negligible diameter lies along the principal on the optic axis of concave mirror, okay, at a distance 3 meter. The focal length of mirror is 1 meter and L is very less compared to 1 meter. Focal length 1 meter है and L is very less compared to 1 meter. L dash is the length of image of the object in the mirror. Then mirror पे question usually कम आता है, but they have asked it. This is the mirror, concave mirror. This is the optic axis, and you have a rod, diameter negligibly small. This is a rod of length L, right? So according to mirror formula, this is a mirror formula. This is a mirror formula. So this rod is at a distance of 3 meter from the center of the lens. So I can say U is minus 3 meter. Anything to the left of the center of the lens, I am taking it negative, right? So and F is given to you. So let's find V first. इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा? मतलब ये हमने, चूंकि ये 1 मीटर से काफ़ी स्मॉल है, ये रॉड जो है 1 मीटर से काफ़ी स्मॉल है, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग रफली टू -3 मीटर. -3 प्लस माइनस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है, तो एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ ये 1 मीटर चूँकि बहुत स्मॉल है, तो रफली योर U इज 3 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. क्योंकि अगर ये यही लेंथ कंपेरेबल टू 1 मीटर होता तब ये लिखना मुश्किल होता हम लोग के लिए, बट ये चूँकि 1 मीटर से काफ़ी स्मॉल है, योर रेंज इज इन 1 मीटर, सो आई कैन ट्रीट एज सम काइंड ऑफ पॉइंट मास काइंड ऑफ थिंग. सो रफली U इज -3 मीटर, सो V भी रफली ही निकलेगा, ठीक है, V भी तुम्हारा रफली ही निकलेगा सर. एंड इनफैक्ट डेल्टा U is what? Delta U is L basically here, and in fact delta V, we have to find delta V which is L dash, right? U में क्या अनसर्टेनिटी होगी, U में क्या रेंज होगा, वही निकालने बोल रहा है बेसिकली आपको. सॉरी, V में क्या वही निकालने बोल रहा है. डेल्टा U इज L इज U प्लस माइनस समथिंग, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है, तो यू हैव वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. पहले V निकाल लीजिए, है ना, पहले V निकाल. कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, 1/V इज -3 एंड यू हैव sorry 1/V here 1/-1, right? So your 1/V is -1, 1/3. I can say -2/3. This is your V, ठीक है. बट हमें क्या निकालना है? हमें डेल्टा V निकालना है. तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? -1/V² डेल्टा V and -1/U square, right? So from here delta V can be seen as V is what? -3/2. If I take a reciprocal, -3/2. So it is minus of -3/2 whole square, and U is what? U is -3, we have seen, -3 whole square, and delta U I am taking is L. So delta V is minus of what? 1/4 L, or in magnitude I can say L dash is L/4.
L dash is L by 4, is it not? So L dash upon L will be 1 by 4. So D is going to be the correct answer. D is going to be the correct answer. D आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, ओके ओके। तो ये माइनस एक्चुअली इसलिए है ना कि मतलब ये मतलब जो आपका ये A है और ये B है, तो जो इमेज फॉर्म होगा कुछ ऐसा फॉर्म होगा, A इधर होगा और B इधर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ इमेज फॉर्म होगा, इसलिए वो माइनस दिखा रहा है, डेल्टा V बाई डेल्टा U जो है माइनस इसलिए आ रहा है, ठीक है, ओके। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ intensity I naught falls on a system of 4 identical linear polarizer placed in a line as shown in figure. The transmission axis of the two successive polarizers makes an angle 30 degree with each other. अच्छा, मैलस ला का देखो क्वेश्चन है, मैलस ला का क्वेश्चन है, अगर यहाँ इंटेंसिटी I naught है, here the intensity is I naught, और ये अनपोलराइज लाइट है, तो पहला पोलराइजर के बाद तो इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 हो जाएगा फ्लैट, और उसके लाइट पोलराइज हो जाएगा, उसका लाइट जो है प्लेन पोलराइज हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाइब्रेशन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द पास एक्सिस ऑफ दिस पोलराइजर। जिधर पास एक्सिस पोलराइजर, मान लो पास एक्सिस वर्टिकल है तो यहाँ पे फील्ड वाइब्रेशन वर्टिकल हो जाएगा, बट अगले का जो पास एक्सिस है वो, जैसे इसका अगर हम लोग ये व्यू देखें, ठीक है, तो अगर मान लो इफ आई नंबर इट लाइक P1, P2, P3, P4, ठीक है, सो सपोज को पहले का जो पास एक्सिस से बिल्कुल वाई डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो P1 का मान लो पास एक्सिस वाई के डायरेक्शन में है, तो P1 के बाद जो लाइट निकलेगा उसका फील्ड वाइब्रेशन वाई के पैरेलल हो जाएगा, बट देन P2 का जो पास एक्सिस है वो 30 डिग्री शिफ्टेड है, ठीक है, तो व्हेन लाइट, प्लेन पोलर लाइट विद द फील्ड वाइब्रेशन लाइंग अलोंग y axis falls on P2, that intensity after P2 is going to be what? I naught by 2 cos square 30, मैलस लॉ, राइट, यहां पे क्या हो जाएगा, cos square 30 फिर गुना हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, cos square 30 फिर गुना हो जाएगा, तो cos square 30 यहां गुना हुआ, इस P2 के अगेंस्ट है, P3 के अगेंस्ट शिफ्टेड है ना, P3 का अगेंस्ट शिफ्टेड है। अब देखो P2 के बाद जो लाइट निकलेगा उसका फील्ड वाइब्रेशन P2 के अलॉन्ग हो जाएगा, फिर जब वो लाइट P3 में फॉल करेगा तो वो फील्ड वाइब्रेशन से P3 का पास एक्सिस 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर मैलस लॉ लगाएंगे, cos square 30 गुना हो जाएगा, ठीक है, सो cos square 30 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, ठीक है, सो योर इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी I नॉट बाई 2, पहला पोलराइजर तो सीधे अनपोलराइज को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करेगा और इंटेंसिटी हाफ कर देगा, एंड cos square 30 is what? Cos square 30 is 3 by 2, so 3 by 2 is multiplied 3 times, it is what? 27 बटा 16 I नॉट, नहीं सॉरी गलती हो गया यार, cos 30 is root 3 by 2, cos square 30 will be 3 by 4, तो ये हो जाएगा ऐसे 27 चौका 16 चौका 64 128, 27 बटा 128 I नॉट, I बाई I नॉट 27 बटा 128, ठीक है, 27 बटा 128 ऐसा आ जाएगा, ओके। EMT का क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन देखिए, कंसिडर एनुलर रीजन इन द फ्री स्पेस कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन सेडेड रीजन है,
So z direction magnetic. A particle having charge q and mass m start off from point a comma 0 comma 0. A comma 0 comma 0 is what? This point. Is going to be this point. क्योंकि हम यहाँ पे कुछ दिया नहीं क्या, इनर रेडियस क्या है? अच्छा, इनर रेडियस इज ए, राइट. हाँ तो ठीक है, तो ए कॉमा 0 हो जाएगा. अब बी इज दिस, बी इज द ए इज द इनर रेडियस and b is the outer radius. So a comma 0 is going to be this. Okay. The minimum magnetic field required so that particle returns to inner circle is, देखिए पार्टिकल इनर सर्किल में तभी रिटर्न करेगा ना जब ये इस बाहर वाला सर्किल से आउटसाइड ना जाए और आउटर सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर आउटर सर्किल से बाहर चला जाएगा तो फिर तो वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी पे हिट करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करता रह जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे बेसिकली लॉरेंज फोर्स लगेगा. देखो इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि इफ यू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस, राइट, if you have magnetic field and I release a charge q, then this charge q will undergo a circular motion. In absence of any electric field, it's just a magnetic field, it will undergo a kind of circular motion because the force acting on the charge is qv cross p. So if you have a magnetic field in inward direction in this whole region and you release this charge q with some velocity v naught, right, then in that case v cross b will be what? If q is positive, v is in this direction, b is inward, so v cross b will be upward and the velocity will start deflecting, it will undergo a circular kind of motion. ठीक है, ये हम लोग पता है हम लोग. तो अब जब यहाँ सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो इसको आउटर सर्किल से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आउटर सर्किल से मान लो अभी यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, जेड डायरेक्शन में ना, एक्स वाई जेड, मतलब जेड का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, एक्स का डायरेक्शन फिंगर से गो, वाई की तरफ कर्ल करो, थंब गोज इन जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड. ठीक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड योर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. इफ आई अज्यूम क्यू टू बी पॉजिटिव, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव एज्यूम कर लिया हमने, तो v क्रॉस b इज व्हाट? v इज दिस डायरेक्शन, b इज आउटवर्ड, थंब इज डाउनवर्ड. तो ये इस टाइप का सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. तो ये जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये कभी रिम को हिट, मतलब रिम को टच कर सकता है, हिट करेगा. अगर मान लो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट किया और यहाँ से ऐसे चला गया तो अब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में फिर चला जाएगा, क्योंकि बाहर जाते ही ये लॉरेंस फोर्स लगना बंद हो जाएगा. So if you want the electron to remain in circular motion, then it should hit like this, मतलब बिल्कुल जो टर्न लेके टच करता हुआ ऐसे आ जाए, तब जाके बात बनेगा. ठीक है, मतलब इसको थोड़ा बड़ा फिगर में ड्रा करें हम, तो ये मान लो इनर सर्किल है और आउटर सर्किल है. ठीक है, इन दैट केस द मोशन ऑफ चार्ज शुड बी लाइक दिस. इसको इस टाइप से जाना पड़ेगा, तब जाके हिट करेगा, तब जाके ये फिर से बिल्कुल टच करता हुआ. एटमैक्स क्या हो सकता है, टच, क्योंकि अगर इसको पार कर जाएगा तो फिर ये बाहर चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाहर जाते ही वो जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उस डायरेक्शन मूव करता रहेगा. बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड से इस रीजन में है. ठीक है, सो इट शुड गो लाइक दिस. ठीक है, अगर हम सर्कुलर मोशन का बात करें तो सर्कुलर मोशन विल बी समव्हाट दिस. एक सेकेंड, सो दिस इज ए एंड circular motion is center will be somewhat here. बेसिकली ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट है, मतलब दिस इज टेंजेंट. तो टेंजेंट से अगर नॉर्मल ड्रा करें तो इट विल हिट एट द सेंटर. सो दिस कुड बी द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन बिकॉज दिस एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस सर्कल. तो यहाँ से वी नॉट जो शुरू वेलोसिटी था ना,
टेंजेंट टू दिस सर्कल, टेंजेंट से नॉर्मल ड्रा करोगे तो इट विल हिट द सेंटर, जिस पॉइंट पे हिट करेगा वही सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, देन दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r, राइट। सो वी हैव टू फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, एंड दिस इज a, this is r, and what is this distance? This distance will be b minus r. So I can use Pythagoras and get the relation between I can get r in terms of a and b. In this triangle, I can use Pythagoras theorem, and I'll get b minus r ka whole square as a square plus r square. So this is b square plus r square 2br. So this will cancel out, and r is going to be b square minus a square on 2b. And r can also be expressed in terms of the magnetic field. You have what? QVB force, and that is equal to mv square by r, centrifugal force. ये centripetal force हो जाएगा, it is towards radius. So you can say r is mv by qb. नहीं, so it says mv by qb, capital Q है. So I can say that magnetic field, the minimum magnetic field would be mv by q and 2b this. Yeah. So reciprocal में आंसर ये हो जाएगा B. So B is going to be the correct answer. B आंसर हो जाएगा, ठीक है. B is going to be the correct answer. ठीक है. कोई दिक्कत हो पूछना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब. क्या क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्या बोल रहा है. A thin conducting square loop of side L is placed in first quadrant of XY plane. ठीक है, with one of its vertices at origin. If changing magnetic field B is given to you, is applied, beta naught is constant, then magnitude of electromotive forces, EMF निकालना है आपको. Magnitude of electromotive force, मतलब EMF निकालना है. ये आपका x, ये x हो गया, ये y हो गया, और स्क्वायर लूप हमने प्लेस कर दिया है लेंथ L का, साइड लेंथ L है, ये स्क्वायर लूप है. L लेंथ. और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है. ठीक है, पहले तो फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स इज इंटीग्रल B डॉट NDS. ठीक है, तो अगर लूप का ओरिएंटेशन ऐसे ले लेते हैं तो N विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. लूप का ओरिएंटेशन के अलोंग फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जो है डायरेक्शन देगा. सो आई कैन से N कैप इज K कैप. फॉर दिस ओरिएंटेशन ऑफ द लूप N कैप इज K कैप. ठीक है, सो दिस इज B डॉट N विल बी, मतलब सिर्फ यही टर्म आ जाएगा, बट फिर भी चलो हम पूरा लिख देते हैं. ये सब तो मतलब डॉट पर लोगे तो डॉट के कैप है ना, डॉट के कैप करोगे तो सिर्फ यही बचेगा ना लास्ट वाला. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बीटा नॉट इंटीग्रल y स्क्वायर t ds है ना, y स्क्वायर t ds. अच्छा, ये इंटीग्रल स्पेस डोमेन में है,
So time can be taken outside. Space domain में integral is over the space domain, not over time domain. So I can take t outside and ds is what? I can write, चूंकि ये पूरा का पूरा जो लूप है वो xy प्लेन में है, तो I can take surface element as dx dy या dy dx, है ना, dy dx y स्क्वायर dy dx ले लो, चूंकि y इंटीग्रल में y है तो dy dx ले लिया, ठीक है। और y इज गोइंग फ्रॉम 0 टू l, x इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम 0 टू l, तो ये इंटीग्रल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बीटा नॉट t, तो ये वाई क्यू बाई 3 लिमिट पुट कर दोगे तो एल क्यू बाई 3 हो जाएगा, और l तो एल 4 बाई 4 हो गया एक तरह से। dx का इंटीग्रल तो x हो जाएगा ना, और लिमिट पुट करेंगे तो l आ जाएगा, तो एल क्यू बाई 3 इंटू एल, सॉरी नॉट एल 4, ये गलती हो गया, एल क्यू बाई 3 इंटू एल, सो इट इज एल 4 बाई 3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो योर फ्लक्स इज दिस, ठीक, ये आपका फ्लक्स हो गया। तो EMF is what? EMF is minus d phi by dt, minus d phi by dt, ठीक है। So this is minus d by dt of, or it would be minus sign signifies what? Minus sign signifies कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो ओरिएंटेशन के ऑपोजिट होगा, इस डायरेक्शन। मतलब अगर एक कंडक्टिंग होगा ना, कंडक्टिंग है तो करंट जो जनरेट होगा वो ओरिएंटेशन के ऑपोजिट होगा। माइनस साइन यही सिग्निफाई करता है कि करंट जो जनरेट होगा, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज ई डॉट डी एल, और ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिएंटेशन ऑफ द लूप के ऑपोजिट है। मतलब डीएल लाइज इन डायरेक्शन ओरिएंटेशन, तो जो ओरिएंटेशन आपने लिया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब रिजल्टिंग करंट इस डायरेक्शन में जनरेट हुआ। बट वो सब आपसे पूछा नहीं है, तो अगर मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो बीटा नॉट एल 4 आ जाएगा। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए मतलब 10+2 लेवल पे इट हार्डली मैटर्स माइनस साइन क्या है, बट ग्रेजुएशन लेवल पे यू मस्ट नो इट कि व्हाट माइनस साइन सिग्निफाइज, माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, क्योंकि अब आप फिजिक्स कोर फिजिक्स में हो ना, मतलब ग्रेजुएट 10+2 में मतलब इट्स नॉट सो मच एक्सपेक्टेड कि आप इतना छोटा चीज़ जानो आप, ठीक है, अब जानना पड़ेगा। ये देखो 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in which one of the following limits the Fermi-Dirac statistics and Bose-Einstein statistics reduced to Maxwell-Boltzmann distribution? Maxwell-Boltzmann distribution क्या होता है? Maxwell-Boltzmann distribution involves only this, e to the power minus beta or e to the power तो ये कब होगा, जब ये संख्या एक से बहुत ज्यादा होगा, या ये संख्या एक से बहुत ज्यादा होगा, एक से बहुत ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग सिंपली आई कैन राइट इट इक्वल टू दिस इज ई माइनस म्यू अपॉन के टी कर देंगे। इसको भी हम लोग, अगर ये फर्स्ट टर्म अगर 1 से बहुत ज्यादा हो गया तो आई कैन राइट इट लाइक ई माइनस म्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, फिर -1 पावर है तो फिर ऐसे आ जाएगा। तो दिस विल रिड्यूस फ्रॉम मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ओनली व्हेन is very large compared to 1, and this will happen only when this is large, only when this is large, ठीक है। So and this is large only when E minus mu is very large compared to KT। मतलब ये लार्ज कब होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा होगा,
जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत बड़ा होगा, है ना। सी वुड बी द करेक्ट आंसर, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़ लीजिए फर्मी डीराक का बोस आइंस्टाइन, कई बार पूछ भी लेता है ना, अगला क्वेश्चन भी शायद उसी का है। देखिए क्या लिखा है, consider n classical particles at temperature T, each of which has two possible energy 0 and E. ये आपका E1 इक्वल टू 0 है, E2 इक्वल टू E है। नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल लो एनर्जी n नॉट, तो यहां पे क्या होगा n नॉट ई टू द पावर माइनस E माइनस 0 अपॉन KT, नहीं, और यू कैन से n नॉट ई टू द पावर माइनस E बाई KT। रिलेशन पूछ रहा है तुमसे, क्या पूछ रहा है, n नॉट बाई NE, NE इज दिस, आई थिंक दिस इज NE एंड n नॉट इज n नॉट दिया हुआ है, तो n नॉट बाई NE क्या हो जाएगा, n नॉट बाई NE इज e to the power E by KT, नहीं, n नॉट बाई NE इज सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का चीज नहीं था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखा है, नहीं, मतलब 3-4 क्वेश्चन लगातार, देखिए थर्मल पे ही है, आता है, मतलब आना ही चाहिए, एक टॉपिक है पूरा। देखो क्या लिखा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन एटम लिखा है, हाइड्रोजन गैस नहीं लिखा है, हाइड्रोजन एटम इज H एंड हाइड्रोजन गैस इज H2, इट्स हाइड्रोजन एटम, राइट। सो इन दिस केस मास विल बी 1 AMU, ठीक है, एंड हीलियम एटम मास विल बी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 4 AMU। मास ऑफ H इज 1 AMU, डोंट हैव न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो 4 AMU हो गया। एट ये 500 केल्विन पे है और ये 2000 केल्विन पे है, तो VHE और VH हाउ दे रिलेटेड, सी RMS वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है CKT/m। See, if I talk about hydrogen atom, then it is 3K, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, टेम्परेचर आपको 500 है अपॉन m। अगर हीलियम का बात करें, see if I take m as mass of H atom, then mass of helium will be 4 times mH, right? So this is pk और ये 2000 केल्विन पे है, and mass of helium atom is 4 times m. If I take m as the mass of H atom, then mass of helium atom will be 4m, right? And this will come as what? 500 हो गया। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि the velocity of helium, RMS velocity of helium is same as RMS velocity of हाइड्रोजन। देखिए आपने क्या किया, टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया, मास भी 4 टाइम्स हो गया, तो 4 कट गया, तो योर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम इज सेम एज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ एच एटम, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है, हाइड्रोजन एटम 500 केल्विन पे है, हीलियम एटम 2000 केल्विन पे है। सो द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एट 500 केल्विन इज सेम एज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम एट 2000 केल्विन, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर जो है केल्विन में होता है, एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो सिंपल क्वेश्चन सब था इसका, तो है ना, तो ये तो 1 नंबर में ये सब आना चाहिए था। हाँ, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखिए 25 नंबर देखो क्या बोल रहा है। तो लास्ट 3 क्वेश्चन वेरी सिंपल, मतलब फार्मूला बेस्ड। देखिए क्या बोल रहा है, नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ फोर्स कांस्टेंट k एंड मास m इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, अल्फा इज गिवन टू यू, ओमेगा स्क्वायर इज गिवन टू यू।
which one of the following is a probability of finding particle outside classically allowed region? Outside classically allowed region. देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है आपका V is given as out, पहले तो आउटसाइड क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है वो समझिए. दिस, इसको अगर प्लॉट करोगे आप, so the plot will go like this. ऑरिजिन पे जाएगा. और अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट एनर्जी का, you know this En is n plus half h cross omega. So the ground state energy will be n equal to 0 half h cross omega. ठीक है, half h cross omega. So if I plot this energy, ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में we know this half mv square plus half omega m omega square x square is energy. ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि when x goes to its maximum, मतलब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जब होता है, your velocity goes to 0. So your ke goes to 0 and this goes to its maximum. So हार्मोनिक ऑसिलेटर यही होता है ना. You have a spring mass system. When the mass is at its extreme position, the ke reduces to 0. So if you want to find out the extreme position, you make this ke goes to 0, right? And that gives you the position of extreme, मतलब जो in fact that gives you amplitude in fact. So it is 2e by m omega square. That is your amplitude or extreme position. Plus minus कर दो, x equals to plus minus 2e by m omega square. ओमेगा नॉट है यहाँ पर, मतलब ये एनर्जी है. In fact this is the point where the graph of potential and energy intersect. यही हो रहा है ना. Your potential energy becomes equal to total energy, and that is this point. If I call it minus a, and I call it plus a. In fact, this is your minus a plus a. So the amplitude is given by 2e by m omega naught square, and this region is classically allowed region. This region is classically allowed region. In a spring mass system, the mass cannot go beyond minus to plus. Means going beyond minus to plus a means what? Your potential exceeds energy, and k goes negative. But k never goes negative in classical system. Classical system, you don't have a case where k goes negative, right? So if it is a classical harmonic oscillator, the particle will be confined to minus a to plus a. Particle will be confined to this region. This is classically पार्टिकल सिर्फ इस रीजन में कन्फाइंड रहेगा. ठीक है. और इन क्वांटम मैकेनिक्स we do have finite probability of finding particle outside this region. In quantum system, we have finite probability of finding particle beyond a and beyond minus a, and that is classically forbidden region. We have finite probability of finding particle beyond plus minus a, इसके बाहर भी पाए जाने का finite probability है, and that's why we need quantum mechanics. We need Schrodinger wave equation to explain these phenomena, right? These phenomena cannot be explained by Newton's laws. Newton's laws fails to explain the barrier penetration. ठीक है, but in quantum mechanics, in quantum system, we do have finite probability of finding particle beyond this region. और वही आपसे पूछ रहा है, what is probability of finding particle beyond this classically allowed region? ठीक है.
So let's find it. Psi is symmetric. ठीक है. So whatever is the probability of finding particle beyond A, same will be the probability of finding particle beyond minus A, right? So पहले तो इसमें A का वैल्यू में E का वैल्यू पुट कर दो. ये क्या आ जाएगा? Twice of E. So it is h cross omega by 2 and it is m omega square. So 2 will cancel out and this will be h cross by m omega naught. That's the amplitude. That's the amplitude. Right. So we have to find probability of finding particle in the classically forbidden region. Nahin? Which are following is the probability of finding particle outside the classically allowed region. Means outside classically allowed region means classically forbidden region. So it is what? Minus infinity to minus A plus psi star psi dx A to infinity. A to infinity. ठीक है. Now these are equal. Why I am saying this? Why I am saying this? Because if I take here in this integral x equal to minus y, x equal to minus y, then dx will be minus dy. So this will be infinity A and minus sign और x equal to minus y करेंगे तो it will become y square, even function है. ठीक है. So psi will remain same, बस x के जगह पर minus y पुट कर देंगे हम लोग. So this will be minus of, and it is infinity to A now. Or you can say this is A to infinity sin inverse x by y कर दिया. So this integral is same as this integral, right? डमी वेरिएबल होता है ना, लिमिट पुट कर देने का, चाहे x लिखो y लिखो एक ही बात है, z लिखो क्या फर्क पड़ता है. सो प्रोबेबिलिटी इन अ वे इज सिंपली ट्वाइस dx. ठीक है. तो ओके मिटाते हैं सब. So we have to find probability of finding particle beyond A, from A to infinity, उसका twice कर देंगे simply. So it is probability of finding particle beyond classically allowed region or in classically forbidden region is psi star psi dx, or it is A to infinity. इसका स्क्वायर कर दो, इसमें कुछ भी कॉन्जुगेट तो लेने का चीज़ है नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स है नहीं. So alpha by pi to the power 1 by 2 and e to the power minus alpha x square dx. हमें इंटीग्रल किधर निकालना है जी? 1 y के टर्म से निकालना है ना. a का वैल्यू हम लोग को पता है, a का वैल्यू ये है. और इनफैक्ट ये जो a है h क्रॉस बाई m ओमेगा जो लिखे हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट this is under root 1 by alpha, नहीं? M omega naught by h cross 1 by alpha ही है. Yes. So ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये कन्वर्ट करना है माइनस वाई से. तो इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं. लेट माइनस और से अल्फा एक्स स्क्वायर इज, लेट अल्फा एक्स स्क्वायर इज से वाई स्क्वायर, और वी कैन से रूट अल्फा एक्स is y. Root alpha x is y. ठीक.
So I can say that root alpha dx is dy, है ना? Yes. So this will be twice of alpha by pi and e to the power minus y square and dy अपॉन रूट अल्फा. और लिमिट क्या होगा? लिमिट देखिए क्या होगा. x goes from a to infinity. So when x is a, अब y का लिमिट पुट करना है ना हम लोग को. So x is what? X is y upon root alpha and a is also 1 upon root alpha. नहीं. So when x is a, y is 1. That's right. When x is a, x is what? Y by root alpha and a is 1 by root alpha. So when x is a means y is 1. Right. When x is a, y is 1. So when x is a, y is 1. When x is infinity, y is infinity, of course, because they are linearly related. So this is what? This is equal to twice root alpha, root pi, 1 by root alpha, integral 1 to infinity e to the power minus y square dy. So this is cancelling out. So this is simply 2 by root pi e to the power minus y square integral. This is the answer. B is the answer. इसमें मतलब सीरीज एक्सपेंशन करके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप. वैल्यू करीब 17% के आसपास आता है, 16 पॉइंट समथिंग, है ना. वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फाइंड, मतलब, है ना. द क्लासिकली अलाउड रीजन का वैल्यू आ जाता है, फिर 1 में माइनस करके क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का निकालता है. द क्लासिकली अलाउड रीजन का वैल्यू आ जाता है सीरीज एक्सपेंशन करके, और फिर क्लासिकली फॉरबिडन रीजन 1 माइनस दैट कर देते हैं, तो क्लासिकली अलाउड फॉरबिडन रीजन का आता है. ठीक है. ये फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन क्लासिकली अलाउड रीजन. ठीक है. और वो निकालते हैं और फिर 1 से माइनस कर दोगे तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का आ जाएगा, विच इज दिस वैल्यू. ठीक है. ये समझ में आ रहा है आपको? ये आंसर आ जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फॉलो कीजिए क्वेश्चन को. ठीक है. ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है. ये देखो क्या है, वी क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? लीनियर ऑपरेटर ओ कैप एक्ट ऑन टू ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स psi1 psi2. ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि psi1 psi2 आर नॉर्मलाइज्ड एंड psi1 डॉट psi2 इज 0. डॉट प्रोडक्ट ऑफ psi1 psi2 इज 0 एंड psi1 psi2 आर नॉर्मलाइज्ड. ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये होता है. ऑर्थोनॉर्मल मीन्स नॉर्मलाइज्ड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो psi1 psi2 इज परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट इज 0. The dot product of psi1 psi2 is given by this. Quantum mechanics में in Hilbert space, the dot product is given by this, and you can put it in terms of integral as something like this. This is how we define dot product in Hilbert space, and this is 0. ठीक है. Orthonormal का मतलब ये है. ठीक है. Orthonormal means two things: normalized, and orthogonal. We have two things satisfied. Call it orthonormal. अच्छा. O operates on psi1 gives you psi2, and O maps psi2 to 1 by root 2 psi1 plus psi2. ठीक. The system is in superposed state given as this. The expectation value of O in this state psi is, see the formula of expectation value is this, psi star or if I write in terms of bracket algebra, then it is this. Psi is normalized. Psi is normalized. Why I am saying this?
साई को हम लोग ब्रैकेट नोटेशन में क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट नोटेशन में आई कैन राइट लाइक दिस 1/√2 प्लस I/√2 and if I find psi then this is अगर इसका कॉन्जुगेट ले लें हम लोग, कॉन्जुगेट इज ब्रैकेट का कॉन्जुगेट ब्रा हो जाएगा एंड माइनस I/√2 this. Okay, so psi is normalized, I can see very well if I write something like this. So you take dot product of these two. If I take dot product of these two, then psi1 dot psi2 is 0, psi2 dot psi1 is 0, and psi1 dot psi1 is 1. Normalized है. Normalized का मतलब ये कि this is nothing but norm. So this will be what? हाँ, ये होता है दिस इज स्क्वायर ऑफ नॉर्म. ये इसको नॉर्म बोलते हैं, इसको ना नॉर्म बोलते हैं. ठीक है. सो दिस हाउ नॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉर्म. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉर्म, उसको नॉर्म बोला जाता है. ये सब नोटेशन है, जितना ब्रीफली हो सके हम बताते जा रहे हैं. ठीक है, थ्रू दिस नॉट डिविएटिंग फार फ्रॉम दिस क्वेश्चन. जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट वो हम बताते जा रहे हैं साथ में. क्वेश्चन तो देखो करना एक मतलब वे है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स. ठीक है. सो दिस विल बी व्हाट 1/2 plus I square is -1. Now we have minus sign. ये भी इन्वॉल्व रहेगा. अच्छा, ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स दिस डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव 0. तो ये इसमें ये भी टर्म आएगा, गुना करोगे तो you'll have psi1 psi2 and psi2 psi1. They are 0 and they are 1, so it is 1. So it is normalized. नॉर्मलाइज्ड है. ठीक है, नॉर्मलाइज है तो नीचे ऐसे यूजुअली फार्मूला ये होता है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस बिकॉज दिस इज 1. ठीक है, तो आपको सिर्फ ये निकालना है, आपको सिर्फ ये निकालना है. ठीक, ओके. सो लेट्स फाइंड इट. 1/√2 बड़ा नोटेशन देख लीजिए, माइनस this and O, and you have what 1/√2 plus I/√2 this. Okay, now the question gives you कि O जो है it is mapping psi1 to psi2 and it maps psi2 to 1/√2 ये दे रखा है आपको ना, दिस इज गिवन टू यू, ये दे रखा है. तो वैसे ही कर लेते हैं हम लोग, सब मिटा देते हैं. ये क्या हो जाएगा देखो, 1/√2 माइनस I/√2. अब O जो है psi1 पे एक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, psi2 देगा. ठीक, और O जब psi2 पे एक्ट करेगा तो क्या देगा, एंड O एक्ट्स ऑन psi2. देखना पड़ता है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. सो इट गिव्स यू I/√2 और O एक्टिंग ऑन psi2 गिव्स यू दिस. ठीक है, so it is
1/√2 this. Okay, fine. So what we get finally is, यहाँ लिख देते हैं, this is 1/√2 bra psi1 minus I/√2, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ गया ना, 1/2 I/2, एक तरह से I/2, you have I/2 psi1, ठीक है, एंड वन बाई रूट टू प्लस I/2 psi2. Yeah. अब देखिए, psi1 dot psi1 is 1, psi1 dot psi2 is 0, psi2 dot psi1 is 0, and psi2 dot psi2 is 1. So you have what? I by 2√2, ये डॉट पर लेंगे तो, और ये डॉट पर लेंगे तो क्या आएगा, -I/2 1/√2 plus I/2. So what we get is I is -1, so it is 1/4 yeah 1/4 कुछ एरर हुआ है क्या, नहीं, यहाँ एरर, yes. So you have 1/2√2 and plus 1/2√2 minus 1/2. ठीक है, I cap. So if I take 1/2√2 common, then it is 1 plus, or you can say 1 plus, or you can say minus √2 and minus 1. Yes, D is the answer. ठीक है ना, D is the answer. ये आ जाएगा, D is correct answer. Okay, ये this is how we do it. अच्छा क्वेश्चन है, मतलब गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो जिनको क्वांटम मैकेनिक्स आता है वही कर पाएंगे। ये देखिए 27 नंबर क्या है, कंसिडर वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ A. दिस सिस्टम कंटेन्स 5 नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास m at T = 0 Kelvin. T = 0 Kelvin पे मतलब ऑल द मतलब ग्राउंड स्टेट होगा, T = 0 Kelvin पे मतलब द सिस्टम इज इन ग्राउंड स्टेट, एंड ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि जो एनर्जी लेवल होगा नीचे से पूरी तरह से फील्ड होते हुए आएगा, तभी ग्राउंड स्टेट होगा ना। इफ यू हैव वैकेंसी इन द लोअर लेवल्स देन यू डोंट हैव ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तभी होगा जब
all the energy levels from ground state, first exciter, they get filled up. मतलब नीचे से फिल होते हुए आएगा तभी इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे हम लोग सिस्टम को. सिस्टम ग्राउंड स्टेट में क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन है. 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर विच यू कैन रीच. ठीक है, 0 केल्विन पे द सिस्टम इज इन ग्राउंड स्टेट. तो आपका एनर्जी क्या है? इट इज इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल. सो इट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर. तो अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल का बात करें, फर्स्ट एनर्जी लेवल वुड बी दिस इज the second energy level would be third is like this. तो ग्राउंड स्टेट तभी होगा ना जो नीचे से फिल होते हुए है. कितना पार्टिकल है आपको दिया हुआ? 5 है. तो स्पिन के साथ क्या दिया है? 5 नॉन इंटरैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्मियन है. पॉलीस्ट्रीम प्रिंसिपल विल अप्लाई. तो यहाँ पे आपका जो क्वांटम नंबर है इट इज n एंड प्लस माइनस हाफ. तो एक स्पिन अप के साथ और एक स्पिन डाउन के साथ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे. बिकॉज ये दोनों का n सेम है बट ms ये n है और ये ms है. स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा तो आइगन स्टेट अलग अलग हो जाएगा. तो each eigenstate which you are getting from Schrodinger wave equation is basically split into 2 eigenstate, one with ms equal to plus half and other with ms equal to minus half. So if you include a spin, then each eigenstate which is given by the Schrodinger wave equation applied on this infinite potential well is basically combination of 2 eigenstate. If you include spin into consideration, जो कि इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम लोग को करना पड़ेगा. तो एक इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ के साथ प्लस हाफ के साथ, एक स्पिन माइनस हाफ के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा. फिर अगला 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट लेवल में अप्लाई होगा. जंप नहीं कर सकता, मतलब वैकेंसी नहीं हो सकता. वैकेंसी होने का मतलब है कि वो ग्राउंड स्टेट नहीं है. जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है वो होता है t इक्वल टू 0 केल्विन पे. लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होगा वही 0 केल्विन पे होता है. तो लोएस्ट पॉसिबल तभी होगा ना जो नीचे से सारे फिल होते हुए आए. ठीक है, पहले ग्राउंड E1 फिल हो जाए, फिर E2 कंप्लीटली फिल हो जाए. ठीक है, फिर जो बचेगा वो E3 में चला जाएगा. ये आपका लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी हो सकता है. 0 केल्विन पे यू शुड हैव द सिस्टम है लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी. सो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय दिस काइंड ऑफ फीलिंग. ठीक है, तो क्या बोला है? एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट कौन सा है? ये है दिस D है. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट इज D. ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट इज D. ठीक. Consider a crystal structure shown in figure where the black and gray represent atoms of 2 different elements. A is a lattice constant. Bravais lattice for this structure is. ये वाले ग्रे हैं, देखिए ये सब ग्रे हैं. थोड़ा सा और इसको ग्रे ड्रा करना चाहिए था. ये ब्लैक है पूरी तरह से, जो कॉर्नर पे है ब्लैक है और ये सब ग्रे हैं. ये बड़ा फेमस क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. Very famous crystal structure. It is called NaCl structure. NaCl structure. And NaCl structure is face centered. FCC होता है ये. Na देखो, Na on the corners and on the faces also. And ये black होना चाहिए, grey नहीं होना चाहिए. These are the faces on each face. Back face also, back face. So it is face centered. NaCl structure is face centered cube. ठीक है, यहाँ पे बेसिस एलिमेंट, बेसिस जो है दो एटम कंसिस्ट कर रहा है, Na और Cl. ठीक है, एंड द ग्रे वन इज Cl. ठीक है, तो ये फेस सेंटर्ड होगा क्योंकि NaCl स्ट्रक्चर है. ये NaCl का ऐसा ही होता है, फेस सेंटर्ड.
सोडियम देखो जो है कॉर्नर्स पे और फेसेस पे लाई कर रहा है, साथ में Cl तो रहेगा ही ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेमस है। अच्छा, good. For a unbiased silicon NPN transistor in thermal equilibrium, which one of the following electronic energy band is correct? NPN. NPN. देखिए, जब N टाइप इम्प्योरिटी हम लोग डोप करते हैं, तो अगर ये मान लो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो N टाइप इम्प्योरिटी में एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कंडक्शन बैंड के नीचे, यहाँ पे N टाइप इम्प्योरिटी में क्या करते हो, यू ऐड फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ठीक है, फॉस्फोरस आर्सेनिक, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 तो तुम्हारे बॉन्ड फॉर्म कर जाएंगे सिलिकॉन के साथ, 5वां फ्री रहता है। फ्री रहता है तो उसका एनर्जी जो है ना, जो वैलेंस बैंड में जैसे फॉस्फोरस ऐड किया आपने, अब फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो साइड में जो आसपास जो सिलिकॉन होंगे उनसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर जाए। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एनर्जी का रिड्यूस्ड, तो वो उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। वैलेंस बैंड इज एनर्जी लेवल बेसिकली, कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो एनर्जी लेवल। तो फॉस्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन किए वो तो उनका एनर्जी तो वैलेंस बैंड में चला गया, ठीक है। और जो 5वां फ्री है दैट हैज गॉट हाई एनर्जी, ठीक है। सो इट इज नॉट कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के बराबर नहीं, बट उससे थोड़ा सा नीचे ही होता है। तो दे फॉर्म दोज 5th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स ए सेपरेट एनर्जी लेवल विच इज कॉल्ड डोनर लेवल, इसको डोनर लेवल बोलते हैं। हल्का सा इसको एनर्जी मिलेगा, ये डोनर लेवल से उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। सो योर डोनर लेवल कमिंग टू पिक्चर इन केस ऑफ एन टाइप। और जो आपका जो पी टाइप इम्प्योरिटी होगा उसमें एक एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा। एक्सेप्टर लेवल क्योंकि बोरोन और एल्यूमिनियम डालते हैं, बोरोन में 3 ही होता है, 3 फॉर्म कर लेते हैं, एक वैकेंसी हो जाता है, इसको होल्स बोलते हैं, तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर लेवल हो जाता है। तो NPN देखोगे तो ये जो EF वाला जो ये डॉटेड लाइन है, इट शुड बी क्लोजर टू कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ N एंड इट शुड बी क्लोजर टू वैलेंस बैंड इन केस ऑफ P, ठीक है। तो ये यहां देखने को मिलेगा आपको, NPN, ठीक है। इट इज क्लोजर टू कंडक्शन बैंड एंड इट इज क्लोजर टू वैलेंस बैंड इन केस ऑफ P। तो ये सही बनेगा आपका, ये सही बनेगा, इट इज क्लोजर टू, ठीक है, दिस इज करेक्ट। P के केस में जो EF है वो is closer to valence band and is closer to conduction band in case of your N type material, ठीक है। तो B will be the correct answer, B will be the correct answer, ठीक है। अब इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 30 ना, उसके बाद MSQ हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। In the circuit shown in figure, both op-amp are ideal. The output of circuit V out is, ये देखो आउटपुट निकालने बोल रहा है। वर्चुअल ग्राउंड का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल 0 है तो आपका यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, I1 इज V1/R। इसमें तो करंट घुसेगा नहीं, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा आपका, पोटेंशियल हियर विल बी 0 माइनस I1R, सॉरी I1R, ठीक। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ V2 पोटेंशियल, तो ये करंट क्या हो जाएगा, I2 विल बी V2/R, V2 माइनस 0 पर R, ठीक। अब ये करंट I1 फ्लो करता हुआ इधर से ऐसे आ जाएगा ना,
ठीक है, I1 फ्लो करता वैसे आ जाएगा, ठीक है। So what is V1? V out over here. V out over here. VO. Sorry, ये ऐसे मत करो यार. V out over here. V out over here is 0 minus I1R. 0 minus, क्या लिख रहे हैं हम? हाँ, 0 minus I1 into 10R. In fact, V out here is 0 minus 10R into I. I is V1R. So it is minus of 10 V1. Minus of 10 V1. ठीक. I2 आपका V2. अब ये करंट कितना हो जाएगा? I3. I3 will be, in fact I3 will be negative, है नहीं? I3 will be in opposite direction. But चलो ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो, I equal to 2 ampere in this direction is same as saying I equals to minus 2 ampere in this direction. Same thing. So I3 will be what? Minus 10 V1 by 5R. समझ रहे हैं? माइनस है तो इसका मतलब एक्चुअली I3 इस डायरेक्शन में है. एक्चुअली जो I3 है ना इस डायरेक्शन में है. बट जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सेक आई एम टेकिंग लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ I3 और I2 जुड़ के यहाँ पे हो जाएगा करंट I विल बी, सो I इज गोइंग टू बी I2 plus I3 and I2 is V2 by R minus 10 V1 by 5R. So 10 V1 by 5R is basically minus 2 V1 by R. So it is ठीक. Okay. Now V out is what? ये zero potential है. So V out is 0 minus I into 10R. So it is I is V2 by R into 10R. So in a way, this is 20 V1 minus 10 V2. 20 V1 minus 10 V2. D आंसर. ठीक है भाई, कैलकुलेशन चेक करना है भाई. ठीक है, ये आ जाएगा आंसर 20 V1 minus 10 V2. That would be the answer. ठीक है, तो we have done this section MCQ level 2. Now we will see MSQ. MSQ मतलब एक से अधिक आंसर रहेगा उसमें. ठीक है, तो MSQ वाला देखो. ये क्वेश्चन देखो 31. अब जो 31 to 40 जो क्वेश्चन नंबर होगा ये MSQ है, मोर देन वन करेक्ट. एक भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकता है. ठीक है, और सारा सही ऑप्शन टिक करेंगे तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा. अगर ऐसे A B C तीनों आंसर है, आप सिर्फ A और B पुट करते हैं, C पुट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है. 31 to 40 सारे ऑप्शन चेक करना होता है हम लोग को. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ P and Q are Hermitian matrices, which one of the following is true? P और Q Hermitian matrices है, तो इसमें से कौन सा सही है. देखो Hermitian matrices समझो क्या होता है. A matrix P is said to be Hermitian if P conjugate transpose is P. अगर P का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो अगर मैट्रिक्स सेम रह जाता है तो उस केस में हम लोग उस मैट्रिक्स को हर्मिशियन बोलते हैं. वी कॉल दैट मैट्रिक्स हर्मिशियन. ठीक है, सो यहाँ पे लिख रखा है. अच्छा, इसको हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं. इस ऑपरेशन को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को थीटा से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, कई बार लोग डैगर से डिनोट करता है. डैगर मतलब छुरा होता है, ऊपर पकड़ने वाला होता है, नीचे काटने वाला होता है. ठीक है, छुरा से ऐसे भी डिनोट करता है. या कई बार कई बाहर का किताब PH भी दिखेगा आपको. H स्टैंड फॉर
द मैथमेटिशियन हर्मीट, राइट, जिसके नाम पे हर्मिशियन वर्ड आया है। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स पीपल, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन ऑपरेटर, द बेस्ट पार्ट ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल, ठीक है। एंड आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल ऑब्जर्वेबल देयर एग्जिस्ट अ हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, which when operating on the eigen function, the wave function gives you the corresponding value of the physical quantity or eigen value, ठीक है। खैर उसमें अभी नहीं जाएंगे, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। So we see that P and Q are Hermitian, that means P conjugate transpose को थीटा से डिनोट करते हैं, so that is P, and Q is Hermitian, so Q conjugate transpose is Q। अब बोला है इसमें से कौन सा हर्मिशियन है, एक बार चेक कर ले हम लोग, ये वाला पी क्यू प्लस क्यू पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज पी क्यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगा, हैं? नहीं पता है तो थोड़ा पढ़िए, समझे। ये पलट के ऐसे सॉक एंड सू प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्योंकि P and Q हर्मिशियन है, so that is same as the matrix PQ plus QP, addition तो commutative ही होता है। So what you are finding that the conjugate transpose of PQ plus QP is PQ plus QP, that means this is correct, this is correct। अच्छा ये देखो B वाला IPQ माइनस QP, ये चेक करना कि हर्मिशियन है कि नहीं। देखिए आई कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्यू पी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दिस इज माइनस आई so this is or I can write I, so this is also Hermitian, ठीक है। लेकिन ये हर्मिशियन नहीं होगा, क्योंकि देखो I हटा दोगे तो पी क्यू माइनस क्यू पी का कॉन्जुगेट ट्रांसफर क्यू पी माइनस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर्मिशियन नहीं होगा, और पी क्यू भी हर्मिशियन नहीं होगा, क्योंकि पी क्यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल बी क्यू थीटा पी थीटा एंड दिस इज क्यू पी, बट पी क्यू एंड क्यू पी आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, ठीक है। इन जनरल दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये भी हम ये नहीं कहते हैं कि ऑलवेज हर्मिशियन, कुछ केस में हो सकता है पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इसलिए ऑलवेज लिखा है पी क्यू इज ऑलवेज, नो इट्स नॉट ऑलवेज हर्मिशियन, इट्स हर्मिशियन ओनली व्हेन पी क्यू कम्यूट पी क्यू इज क्यू पी, तभी हो सकता है। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी जो है वो सही आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। ओके ये देखो वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है 32 नंबर। कंसिडर वेक्टर फंक्शन यू आर एंड टू स्केलर फंक्शन साई एंड फाई, द यूनिट वेक्टर एन कैप इज नॉर्मल टू द एलिमेंट्री सरफेस डी एस, ठीक है। डी वी इज इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम एंड डी इज इनफाइनेटेसिमल लाइन एलिमेंट, डी बाई डी एन इज पार्शियल डेरिवेटिव along n cap, which are following is correct। ये तो सही है भाई, ये तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सो दिस इज करेक्ट। ये भी सही है, दिस इज स्टोक्स लॉ, दिस इज स्टोक्स लॉ। यहां कुछ मिसिंग दिख रहा है हमको, ठीक है। एक बार देखो जरा इसको, ये डीटा होना चाहिए, है ना, या डीवी कर लो, तो बी सही होगा। आपको बताते हैं कैसे सही होगा।
देख लो कैसे सही होता है बी। देखो क्या लिख रखा है, साई ये क्वेश्चन पहले भी मतलब मैथ्स वगैरह में ना पूछ चुका है, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, डेल फाई इज बेसिकली ये होता है, समझ रहे हैं, या हम कह सकते हैं डेल फाई डॉट एन, ये ग्रेडियंट जब पढ़ते हैं ना तो प्रॉपर्टीज में रहता है, ठीक है। डेल फाई इज इक्वल डी फाई बाई डी एन, ये देख लेना ग्रेडियंट का चैप्टर में, ये मतलब प्रूव भी हो सकता है, आना चाहिए आपको। मतलब ये क्या हो जाएगा, साई डॉट एन डी एस, ठीक है, डॉट एन डी एस। और इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग। सो दिस विल बी डाइवर्जेंस ऑफ साई डेल फाई डीवी। अब एक चीज ध्यान दो कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, फाई स्केलर, is given as phi del f, this ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। इजी भी है, फाई स्केलर है, एफ वेक्टर है, तो फाई पे एक्ट करेगा तो डाइवर्जेंस कभी स्केलर पे एक्ट करता नहीं है, तो डाइवर्जेंस स्केलर पे एक्ट करेगा, ग्रेडियंट बन गया, डॉट एफ हो जाएगा, तो टोटल जो है स्केलर बनेगा कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज स्केलर, तो ये दोनों स्केलर होना चाहिए, तो ऑपरेशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों स्केलर रहे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ साई फाई इज प्लस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज लैप्लासियन, डेल डॉट डेल फाई इज डेल स्क्वायर फाई, इसको लैप्लासियन बोलते हैं, माइनस ठीक है, और दिस विल कैंसिल आउट, आ रहा है, ये सही है, ये गलत ही होगा ऑफकोर्स, है ना, ये प्लस कर दो तो ये सारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या सही हुआ, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, ए बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सब, मतलब इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, बट ठीक क्वेश्चन है, मतलब ना बैड क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में देखो, a thin rod of uniform density and length 2 to 3 meter is undergoing a small oscillation about the pivot point, ठीक, the time period of oscillation is minimum when distance of the pivot point from the center of mass of the rod is xm, which one of the following is correct? देखो, फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं इसको, you have a rod, this is a rod, ये सेंटर ऑफ मास है,
रॉड का सेंटर मास सेंटर पे ही रहता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रॉड का सेंटर मास रॉड के मिड पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। और मान लो कि जो पिवट है, खूंटा जिसका वोट ये घूमेगा, ठीक है, ये पिवट है, वो पिवट सपोज करो कि सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे है, ठीक है। पिवट जो है सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे है। देखिए ये सब का फार्मूला भी है, लेकिन थोड़ा सा मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर करवाने का डुअल है, मतलब कि पेपर भी करवा देंगे और थोड़ा फिजिक्स भी सिखा देंगे, ठीक है। डुअल ऑब्जेक्टिव लेके हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आपको, इसलिए आप देखोगे कि 3 घंटा का पेपर हम 6 घंटा में करवा रहे हैं पास। थोड़ा सीखेंगे ना, बात समझिए, मतलब हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, हमको एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि हम फटाफट फटाफट करवाते रहेंगे, नहीं, हमको सिखाना है। दैट्स द ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज़ टू मेक यू लर्न, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये भी है ना, बाकी आप लोग सीख जाएंगे तो खुद ही फास्ट हो जाएंगे, है ना। हाँ, तो ऐसे है, ये पिवट है आपका, ठीक है। O इज द पिवट, सपोज C इज द सेंटर ऑफ मास। अब अगर मान लो इस रॉड को डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, इफ आई डिस्प्लेस द रॉड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, देन यू हैव a force acting, that is mg. M is the mass of the rod, और about pivot इसका क्या टॉर्क होगा? What will be the torque about pivot? That will be x sin theta mg into this distance. मतलब mg क्या होता है? Torque is you just extend the line of force and you take the distance of O, or you take the length of perpendicular from O to this line of force, right? So that that length of perpendicular with this length, right? And just multiply force into that. So that is torque. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? mg और x साइन थीटा, ठीक है, ओके। और ये थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा का डायरेक्शन ये है, जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको माइनस लगा देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ये माइनस कर देते हैं, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट वुड बी इक्वल टू I। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर सेंटर ऑफ मास, so moment of inertia over this pivot is, you can use the parallel axis theorem, which is ICM plus mx square. I have 1 by 12 ml square plus mx square, ठीक है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर थीटा। चूंकि हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन स्मॉल ऑसिलेशन थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एक्स अपॉन 1 by 12 ml स्क्वायर ठीक है, चलेगा। सो दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर, या। सो द टाइम पीरियड इज व्हाट? तो मिटा रहे हैं, टाइम पीरियड इज 2 pi by omega, so omega square, sorry, omega square, so it is 2 pi under root
mgx है ना, और दिस इज mm will cancel out, so this is equal to 2 pi 1/12 g। अच्छा वैल्यू पुट कर दें क्या, एल वगैरह का वैल्यू पुट कर देते हैं, जी को 10 ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा थोड़ा, है ना। वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अंडर रूट 1/12 ml 1/12 एल स्क्वायर। एल क्या है तुम्हारा, 2 दूनी 4 दिए 12, ठीक, एल स्क्वायर 12 हो गया, एक्स स्क्वायर वी डोंट नो एंड जी इज 10, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया ना एक तरह से, 2 पाई बाई रूट 10 1 प्लस, क्या पूछा है तुमसे अब, टाइम पीरियड Tm is minimum when the distance of pivot from center of mass is xm। अब T मिनिमाइज करना है हम लोग को, you have to minimize T, ठीक है, तो T depends on this function of x 1 by x plus x, इस पर डिपेंड कर रहा है ना, T is depending on this function, so T goes minimum if this thing goes minimum। ये मिनिमम कब होगा, 1 by x square plus 1, x square is plus 1 ले लेते हैं, let's take plus 1, ठीक है, x इक्वल 1 पे ये मिनिमम हो जाएगा ना, x इक्वल 1 पे ये मिनिमम हो जाएगा, ये तो सही है, माइनस तो दे नहीं रखा। अब वैल्यू क्या बन जाएगा देखो, 2 पाई बाई रूट 10, अब 1 पुट करोगे तो रूट 2, 2 पाई बाई रूट 5, सो टी मीन इज 2 पाई बाई रूट 5, ए और डी सही हो जाएगा, समझे, ए और डी। कोई डाउट है पूछिए, ठीक है, आई वन टीचर हु इनकरेजेस क्वेश्चन, क्या, और जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना हमको मोटिवेशन भी रहेगा काम करने का, ठीक है, ओके। 33 क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का, आगे चले। ये देखो क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, 3 sinusoidal waves of same frequency travel with same speed along x direction, the amplitude of waves are a by 2, a by 3 with phase constant pi by 2, pi 3 pi by 2, if am and phi m are the amplitude and phase constant of wave resulting from superposition of 3 waves, which of the following is correct। देखो पहला वेव का क्या है, पहला वेव का जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है ए है, और फेज जो है पाई बाई 2 है, ए बाई 2 पाई एंड ए बाई 3 3 पाई बाई 2, तो पहला वेव हो गया साई 1 इज ए ई टू द पावर आई पाई बाई 2। हम लोग किसी भी ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से डिनोट करते हैं, वी डिनोट एनी ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी बाय दिस थिंग, ए इज एम्पलीट्यूड एंड फाई इज फेज, फाई इज फेज, ठीक है, हाँ, ए जो है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है साई का, और फेज डिटरमाइन करता है कि भाई एट टाइम टी क्या साई का वैल्यू होगा, साई रिप्रेजेंटिंग ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, so psi 1 is this, psi 2 is amplitude is a by 2 and phase is this, and psi 3 is yeah, so after superposition ये आ गया ना, अब इसका हम लोग आफ्टर सुपरपोजिशन हम लोग को एम्पलीट्यूड और फेज निकालना है, तो साई 1 इज व्हाट, साई 1 इज ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2, इट इज ए आई, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर i पाई -1, और ये क्या हो जाएगा, cos 3π/2, cos 3π/2 is 0 and sin 3π/2 is -1. So it is -a/3i. ठीक है ना? So what happens? This is equal to -a/2 plus 2a/3i. ठीक है? तो अगर इसको हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखें हम, तो आई कैन राइट लाइक व्हाट, आई कैन राइट लाइक square of this, it would be a/2 minus a/2 का whole square plus 2a/3 का whole square, e to the power I phi, where tan phi is given by 2a/3 and minus a/2. So this is minus 4/3, नहीं, ठीक है, y/x, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 4/9, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा a², a बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 9 और 16 9 25/36 अंडर रूट. सो दिस इज 5/6a. तो एम्पलीट्यूड तो 5/6a हो गया. ठीक, एम्पलीट्यूड जो हो गया 5/6a हो गया. Yeah. And what is this? मतलब ये एक, अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करें एक्स वाई, तो आपका a/3 ऑन नेगेटिव साइड एंड 2a/3 ऑन पॉजिटिव साइड. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ना कैसे. तो I can say this is pi/2, and this angle is how much? Pi/2 plus tan inverse, ये एंगल अल्फा मान लो. So alpha is tan inverse a/2 plus 2a/3, और this is pi/2, इसको रहने दो ऐसे ही, देख लो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. pi/2 प्लस tan इनवर्स 3/4, ये आ जाएगा B. So A and B is correct answer. A and B is correct answer. ठीक है, A और B जो है करेक्ट आंसर है. ऑलराइट, 34 का A and B is, समझ गया ना. ये हम क्या किए, इस पॉइंट को प्लॉट कर लिए, इस कोऑर्डिनेट पे जा रहा है ना, a/2 ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड 2a/3 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो pi/2 प्लस दिस हो गया, एंड दिस tan अल्फा इज a/2 अपॉन दिस, है ना. सो अल्फा इज tan इनवर्स दिस. ठीक है, ओके. एक से अधिक आंसर है इस सेक्शन में क्वेश्चंस का. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 35. An object executes simple harmonic motion along x axis, x direction, with angular frequency omega and amplitude a. The speed of the object is 4 cm per second and 2 cm per second when it is at a distances 2 cm and 6 cm from the equilibrium. Which one of the following is correct?
इसमें से कौन सा सही है? देखो आपको डिस्टेंस क्या पूछा है जी, ओमेगा पूछा है और ए पूछा है ना। देखो आपको एनर्जी कंजर्वेशन अगर अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस, and the kinetic energy is this, and total energy is can be expressed in terms of amplitude like this. So half, they all will cancel out. So what we have is V equals to ओमेगा, इधर जाएगा ना, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक, ओके। अब आपको क्या दिया है? वेलोसिटी दिया हुआ है एट दिस डिस्टेंस, दिस इज द वेलोसिटी एट दिस डिस्टेंस। तो इसको पुट करते जाओ। अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर में और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रखा जाए, ठीक है, सीजीएस यूनिट फॉलो कर लेते हैं, और क्या। तो वेलोसिटी क्या है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन x इज 2 सेंटीमीटर and it is 2 centimeter per second when x is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो गया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 4 एंड ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 36। डिवाइड कर दो तो वह क्या आ जाएगा? 4/2 और ए स्क्वायर माइनस 4 और ए स्क्वायर माइनस 36, ये कट जाएगा। अगर स्क्वायर कर लीजिए या गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 36, सो दिस इज 3a स्क्वायर एंड 144 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 140। सो a इज 140/3, ये तो तुम्हारा a आ गया, ठीक। और इसमें पुट कर लो वैल्यू जरा, तो ओमेगा भी आ जाएगा। 4 इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर इज 140/3 माइनस 4, तो 140 माइनस 12 क्या आ जाएगा जी? 128 है ना। सो ओमेगा इज or you can say 1/2. So A is correct answer. A और C आपका सही हो जाएगा, है ना। आंसर इज A and C. A and C is correct answer. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, आगे चलें। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सब कुछ क्लियर करके ही बता रहे हैं आपको। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E and B ड्यू टू ए चार्ज डेंसिटी रो एंड करंट डेंसिटी J विच आर फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। डेल क्रॉस E इज 0, नहीं, डेल क्रॉस E इज माइनस dV/dt, तो डेल क्रॉस E ऐसा नहीं, डेल क्रॉस E 0 नहीं होता, बट इट्स नॉट ऑलवेज, राइट, इट्स नॉट ऑलवेज। ऑलवेज होता तो मैक्सवेल इक्वेशन ये क्यों होता भाई? ऑलवेज 0 होता तो ये मैक्सवेल इक्वेशन होता ही नहीं, ये मैक्सवेल इक्वेशन होता। ये बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, डोंट हैव डाइवर्जेंस, एंड डाइवर्जेंस ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। we have not seen it to be existing. मतलब there are people who firmly believe कि magnetic monopoles do exist. It's matter of time that they will be found, but as of now they have not been found. So provisionally we accept yes, this is true. ये incorrect है भाई। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है वो ये होता है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है, ये भी गलत है। F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, हाँ ये सही है, लॉरेंस फोर्स सही है, ये लॉरेंस फोर्स है। सो बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, बी और डी सही आंसर है। ठीक है, फास्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 35 नंबर, ए स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक शेल विथ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी हैज पोलराइजेशन गिवन एज दिस। ठीक, k is constant and r cap is unit vector in radial direction. ठीक है, whichever following is or are correct. The surface density of bound charge on inner and outer shell is minus k and plus k. The surface density of bound charge is 0 on inner surface. Volume density is, एक काम करते हैं ना यार, सरफेस डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी निकाल ही लेते हैं। सरफेस डेंसिटी और वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी निकाल लो, निकालने से क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, निकालने से क्लियर हो जाएगा क्या है भाई, है कि नहीं। तो लेट्स फाइंड इट आउट, लेट्स फाइंड इट आउट। तो इसके लिए इतना छोटा जगह पे बात बनेगा नहीं यार, हम लोग को चलना पड़ेगा नोट में। देखो बच्चा लोग क्या कर दिया है, देखो ये आपको दे रखा है और एक ये रीजन 1 है, ये रीजन 3 है। ठीक है, योर P इज K by R square ER cap in region ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज रीजन 2। and this is 0, वैक्यूम में तो पोलराइजेशन 0 होगा ना, वी डोंट हैव एनीथिंग टू गेट पोलराइज्ड, मतलब पोलराइजेशन नीड्स डाइपोल्स, सो यू डोंट हैव एनी डाइपोल्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो यू डोंट हैव एनी मटीरियल, सो यू डोंट हैव एनी मटीरियल्स, हाउ कैन यू हैव अ डाइपोल। तो पोलराइजेशन, अब क्या पूछना है तुमसे, सरफेस डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम डेंसिटी पहले निकाल लो। वॉल्यूम डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है, ये फार्मूला है। सो वॉल्यूम डेंसिटी इज माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, और यहाँ पी का सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है, तो फार्मूला हो जाता है इसका ऐसे, आर स्क्वायर, ये रेडियल कंपोनेंट पी आर बोलते हैं इसको ना। सो दिस इज, दिस बिकम zero. So वॉल्यूम डेंसिटी इज 0, वॉल्यूम डेंसिटी इज 0। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है जी, हैं। अब सरफेस डेंसिटी निकालते हैं। सरफेस डेंसिटी कैसे निकालोगे, सरफेस डेंसिटी निकालने का तरीका है कि भाई आप बाउंड्री कंडीशन पुट करो, P2n माइनस P1n इज माइनस ऑफ सिग्मा p, है ना। ये कहां से आता है भाई, ये आता है गॉस लॉ ऑफ पोलराइजेशन से, ये आता है गॉस लॉ ऑफ पोलराइजेशन से। P डॉट एन डी एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बी से, यहां से डिराइव होता है।
बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है ये सब, है पता नहीं आप कितने लोग हमारा कोर्स किए हैं जो देख रहे हैं, बट ये सब बहुत प्रॉपरली मैंने अपने वीडियो लेक्चर में करवा रखा है ना, बहुत डिटेल में। पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, नॉट जस्ट फॉर जैम, गेट, नेट, TIFR, एवरी एग्जाम मस्ट नो इट एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको साइंस में कुछ करना है तो ये सब टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाउंड्री कंडीशन लगाने के पहले चीज ध्यान दीजिए, जिस भी सरफेस पे आपको बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी निकालना है, जिस भी सरफेस पे आपको बाउंड चार्ज का सरफेस डेंसिटी निकालना है, आप उस सरफेस को दो डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस के फॉर्म में देखिए। At whichever surface you want to find the surface density of bound charge, you try to visualize that surface as the interface of two different dielectric, right? And then you can apply this. So, for example, अगर मान लो हमको inner surface पे निकालना है, तो I'll see inner surface as interface of two dielectric. One is vacuum. Vacuum is a very, very special kind of dielectric. Vacuum and conductors are the two extreme cases of the phenomena called dielectric. Vacuum और जो कंडक्टर है वो दो स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी जो आपका वो है क्या उसको बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको काई से डिनोट करते हैं। काई इज 0 फॉर वैक्यूम एंड इज इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर। तो आपको अगर मान लो इनर सरफेस पे निकालना है, तो यू ट्राई टू सी द इनर सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एज द इंटरफेस बिटवीन वैक्यूम एंड द गिवन डाइलेक्ट्रिक। दिस इज योर गिवन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, एंड दिस इज वैक्यूम। तो आपको जिस भी सरफेस पे निकालना है, आप उस सरफेस को एज द इंटरफेस मतलब बाउंड्री, इंटरफेस मतलब बाउंड्री, यू सी दैट एज बाउंड्री ऑफ द टू डाइलेक्ट्रिक, बाउंड्री ऑफ द टू बाउंड्री तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का भी होता है ना, लेकिन इंटरफेस मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक साइड कुछ और है और दूसरे साइड कुछ और है, ऐसे सर उसको इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो सी द इंटरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच इज वैक्यूम एंड द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक विच इज द गिवन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये P2N क्या है, इट इज पोलराइजेशन, द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ पोलराइजेशन इन द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक। अब P1N क्या है, is a normal component of polarization in the first dielectric. अब ये इंटरफेस हमारा ये है, यहाँ पे हमें निकालना है, तो आई एम सीइंग इट एज इंटरफेस बिटवीन वैक्यूम एंड द गिवन डाइलेक्ट्रिक। अब कौन से डाइलेक्ट्रिक को 1 लोगे, कौन से डाइलेक्ट्रिक को 2 लोगे? तो कन्वेंशन ये है कि जिधर से पोलराइजेशन इंसिडेंट होता है उसको लेते हैं 1, जिधर से इंटरफेस पे जिस साइड से पोलराइजेशन वेक्टर इंसिडेंट होता है उसको लेते हैं 1, आज इंटरफेस से जिस तरफ इंटर करता है पोलराइजेशन उसको लेते हैं 2। अब यहां तो पोलराइजेशन ही 0 है तो इंसिडेंट का तो मतलब नहीं है, लेकिन यहां तो हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक 2 में जो पोलराइजेशन डायरेक्शन है ये है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है ना। तो आप देखिए इंटरफेस से इस डायरेक्शन पोलराइजेशन इंटर कर रहा है, तो आई विल टेक फॉर दिस सरफेस आई विल टेक दिस एट डायरेक्ट्रिक नंबर 2, और चूंकि इसको हमने डायरेक्ट्रिक नंबर 2 लिया है तो ये डायरेक्ट्रिक नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, at whichever surface you want to find the bound charge, the surface में bound charge, आप उस सरफेस को दो डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस के फॉर्म में देखिए, ठीक है। अब दो डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस फॉर्म देख लिया, अब डाइलेक्ट्रिक 1 किसको बोलेंगे, जिधर से इंसिडेंट हो रहा है पोलराइजेशन, 2 किसको बोलेंगे, जिधर इंटर कर रहा है, इंटरफेस से जिधर इंटर कर रहा है उसको डाइलेक्ट्रिक नंबर 2 बोलेंगे। तो 1 का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 1 इधर तो पोलराइजेशन 0 है तो इंसिडेंट के बारे में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन 2 में तो हम देख रहे हैं ना कि पोलराइजेशन इधर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इंटरफेस से इधर इंटर कर रहा है, तो ये हो गया हमारा P2। अगर ये P2 है तो ये P1 है, वेयर P1 इज 0, है ना। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन हमने P1 ड्रा कर दिया, आई नो P1 इज 0 बिकॉज इट्स वैक्यूम, ठीक है। अब देखिए P2 और P1, चूंकि ये P2 रेडियल डायरेक्शन में है और सरफेस आपका स्फेरिकल है, तो रेडियल डायरेक्शन तो स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ना। सो P2N इज बेसिकली P2, P2 इज कंप्लीटली नॉर्मल टू द सरफेस, सो P2N इज P2 और P1N इज 0, सो सिग्मा B इज P2 and P2 is nothing but the value of P। अच्छा एक चीज और देखिए,
जो बाउंड्री कंडीशन होता है, बाउंड्री कंडीशन ऑलवेज कोरिलेट्स द फील्ड नियर द इंटरफेस. It correlates the normal component of polarization in the dielectric 1 near the interface, and this is normal component of polarization in the dielectric 2 near the interface. It does not correlate the polarization field deep into dielectric 1 and deep into dielectric 2. No, it only correlates the values near the surface, ठीक है, ऐसे है. So value of P at R equals to surface क्या है, R equal to A. So I'll write K by A square. Sigma B is K by A square. Okay. Similarly, I can find sigma B on the outer surface. Outer surface में निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है. Outer surface कैसे निकालेंगे, आप इसको दो डायरेक्ट्रिक इंटरफेस के फॉर्म में देखिए. So I'll call this as डायरेक्ट्रिक नंबर 1 बिकॉज यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है. आई इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक नंबर 2 बोलेंगे. तो देखिए इस इंटरफेस के लिए ये जो गिवन डायरेक्ट्रिक था डायरेक्ट्रिक नंबर 2 था और ये वैक्यूम डायरेक्ट्रिक नंबर 1 था. देखिए इस इंटरफेस के लिए गिवन डायरेक्ट्रिक जो होगा वो डायरेक्ट्रिक नंबर 1 हो जाएगा और वैक्यूम डायरेक्ट्रिक नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इस सरफेस पे इधर से पोलराइजेशन इंसिडेंट हो रहा है, राइट. सो अप्लाई द सेम फार्मूला. P2n is 0 and P1n is P1. So sigma B is P1, or you can say this is the value of P at R equal to B. It is K upon outer surface पे K by B स्क्वायर है और इनर सर्फेस पे K by A स्क्वायर, आउटर सर्फेस पे इनर सर्फेस पे K by A स्क्वायर, K by B स्क्वायर. अब देखो कौन सही है. सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज एट द इनर एंड आउटर सरफेस आर Kn माइनस K. तो गलत है ना, K बाई A स्क्वायर K बाई B स्क्वायर. अरे एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको. प्लस था दोनों, क्या प्लस दोनों नहीं रहेगा. ये आपका ध्यान दीजिए, P2n इज माइनस सिग्मा, ठीक है, एंड दिस इज P2 माइनस P1. P2n इज ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा. सॉरी, ये देखो ये 0 है, ये माइनस होगा, ठीक है. दोनों साइड जो है वो मतलब सेम साइन का नहीं होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाउंड चार्ज, नेट बाउंड चार्ज हैज टू कैंसिल आउट, ठीक है. So if you have a negative on the inner surface, you should have positive on the outer surface. तो inner surface में माइनस K by A स्क्वायर है और outer surface प्लस K by B स्क्वायर है. ये चीज़ नोटिस करिए आप, है ना. तो ये तो गलत है तुम्हारा, वो माइनस देखे तब हमको समझ में आएगी कुछ गलती कर दी है. सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज 0 ऑन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस, ये भी गलत है. सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस इज माइनस K by A स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है. द वॉल्यूम डेंसिटी इज 0, ये ठीक है. द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज 0 नहीं, C सही है, C सही है सर, इसका C आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, इसका C आंसर हो जाएगा. ओके, ये देखिए ये 38 क्वेश्चन नंबर है. 1 mole of ideal gas having a specific heat ratio gamma equals to 1.6 is mixed with 1 mole of ideal gas having a specific heat ratio gamma is Cp by Cv, राइट. तो एक का तो आपका 1.6 है गामा, ठीक है, और दूसरे गैस का गामा क्या है 1.4 है. इफ Cv and Cp are the molar specific heat of the gas mixture at constant volume and constant pressure, which one of the following is correct? गैस 1, गैस 2, ठीक है. गामा का वैल्यू क्या है, गामा का वैल्यू एक का 1.6 है, एक का 1.4 है. अगर हम Cv का बात करें तो दिस इज क्या फार्मूला होता है जी, Cv1 इज R बाई गामा माइनस 1 और R बाई गामा माइनस 0.6
0.6 मतलब 10/6 मतलब 5/3R। अगर इसका बात करें CV2, दिस इज R by gamma S1, R अपॉन 0.4 10/4। ठीक है। सो मिक्सचर के लिए जो CV होगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस इंटू CV1 ऐसे N1 N2 is 1, so it will be simply CV1 क्या है तुम्हारा 5/3R, क्या हो जाएगा 5/25/12, so this is 2.12 1296 ये आ जाएगा 2.08। अगर CP का बात करें, CP1 इज तो 5/3R में गामा गुना कर दो 16×5 = 80 और इसमें अगर करोगे तो 1.4 गुना कर दो 14×5 = 70 एंड CP इज N1 N2 is same, so this is 8/3R तो 8 दूनी 16 और 7 21, 21 और 16 कितना हो गया 37 और 3 दूनी 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 12 × 36 तो 2.08R और ये गया 3.08R CP। तो CP/CV क्या आ जाएगा CP/CV पूछा है ना तुमसे इधर, ये CP/CV तो है, CP/CV 1.48 और ये तो गलत है, CP का वैल्यू ये नहीं है। अब CP/CV क्या आ जाएगा 3.08 भागा 2.08 1.48, so C will be correct answer. So A and C will be correct answer. A and C जो है वो correct answer हो जाएगा। ठीक है, A and C is going to be the correct answer. ये देखो क्या बोल रहा है, two relativistic particles with opposite velocity collide head on and come to rest by sticking with each other. Which of following is correct? देखिए टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी इंक्लूड्स मास प्लस एनर्जी, द रेस्ट मास एनर्जी प्लस के है ना। है ना ये पूरा विच ऑफ कोर्स MC², ये पूरा कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी नो, टोटल रेस्ट मास नो, total rest mass plus total Ke together is total energy and that will be conserved. So A and B is correct answer. A and B is correct answer. इसका डायग्राम थोड़ा सा ये ना लोगों ने सही से अलाइन करके नहीं बनाया, तो इसका हम पेपर निकाल रखे हैं, तो पेपर देखते हैं। ये देखो लोग गलती, हाँ ये देखो 40 नंबर ये तो क्या बोल रहा है, फिगर शो सर्किट डायग्राम
comprising Boolean logic gates and corresponding timing diagram show digital signals at various points in a cycle. Which of following is correct? मतलब निकालना थियसेंस और देखो इसको चेक करते हैं, चेक करके अब बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। अब देखो 1 का क्लॉक सिग्नल है, ये देखो 0 है, इसको मान लो 5 वोल्ट सपोज करो, ठीक है। ये आपका 0, ये 5 वोल्ट, ये 0 और ये 5 वोल्ट, और ये 1 बोल दो, रेफरेंस 1 इज ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1, ये 0 अप 1, ठीक है। ये 0 1, तो -1 मत मानो, 0। अब देखो नॉट गेट क्या करता है, 1 को 0, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0, 0 को 1 कर देगा। तो देखो ये 1 था, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो गया, ये 0 है, ये 1 हो गया, है ना। 1 पे इनपुट है और 2 जो है नॉट गेट का आउटपुट है, तो इन्वर्ट कर देगा, जो ग्राफ उसको इन्वर्ट कर देगा, 0 को 1, 1 को 0 कर देगा, तो ठीक है। 2 तो सही है, ये सही काम कर रहा है तुम्हारा, ये सही काम कर रहा है नॉट गेट, ठीक। अब जो 2 पे सिग्नल होगा वही 3 पे सिग्नल हो जाएगा, तो 2 का सिग्नल मानो या 3 का सिग्नल, एक ही बात है। ये 4 का सिग्नल है, तो ये क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। एंड में क्या होता है, दोनों 1 होगा तब 1 होगा, है ना। अगर एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 1 0 0, 1 0 गिव्स यू 0, 0 1 गिव्स यू 0 एंड 0 0 गिव्स यू 0, 1 1 गिव्स यू 1, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है ये, अगर हम लोग यहां का बात करें तो देखिए ये 1 है, ये 0 है, लेकिन आउटपुट आपको 1 दे रखा है। ये 1 है, ये 0 है, ये देखो ये 3 का है, ये 1 है और ये 0 है यहाँ पे। अगर इसकी बात करें हम लोग, इस डायमेंशन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो अच्छे से ड्रा करो। ये देखो ये आपका ये सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 पे क्या है, 1 है, अब 4 पे 0 है, आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 0 गिविंग यू 1, तो ये एंड गेट का तो काम नहीं कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, ये 0 है और ये 0 है, 0 0 क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ठीक है, एंड और दोनों ही ये करता है, ठीक है। यहाँ क्या है, 1 है, ये 0 है, 1 0 क्या दे रहा है, 1 दे रहा है आपको, तो ये एक तरह से क्या और गेट की तरह काम कर रहा है। ये 0 है, ये 1 है, आपको 1 दे रहा है, ये 1 है, ये 1 है, 1 दे रहा है, ये आपका 0 है, ये 0 है, 0 दे रहा है, ये 1 है, ये 0 है, 1 दे रहा है, तो एक तरह से क्या है, ये आपका और गेट की तरह काम कर रहा है ना। कोई भी एक 1 है तो 1 दे रहा है ना, कोई भी एक 1 है तो 1 दे रहा है, ठीक है। तो 3 और 7 सॉर्टेड है, नहीं 3 7 कहाँ सॉर्टेड, 3 7 सॉर्टेड होगा तो 2 वाला और 7 वाला एक ही ग्राफ रहेगा, अलग अलग है, ये 0 है, यहाँ 1 है, सॉर्टेड तो नहीं है आपका, ठीक है। तो ये तो गलत है। नॉट गेट फॉल्टी नहीं, नॉट गेट तो सही है जी। एंड गेट इज फॉल्टी एंड एक्टिंग लाइक ए नॉर गेट, नो नॉर गेट नहीं, और गेट, ये सही है। एंड गेट इज फॉल्टी एंड मतलब एक्टिंग लाइक ए और गेट, मतलब नॉट गेट इज फॉल्टी, ये गलत है, मतलब ये गलत है। एंड गेट इज फॉल्टी एंड एक्टिंग लाइक ए और गेट, यस ये सही है। एंड गेट इज फॉल्टी एंड एक्टिंग लाइक ए और गेट, तो आपका डी इज करेक्ट आंसर, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, डी आपका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने नेट का सारा, सॉरी वो कर लिया ना, क्या कहाँ गया ऑब्जेक्ट वाला, ये ये तो हम लोगों ने MSQ पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन नेट का होगा, नेट 41 to 51 मार्कर और 51 to 62 मार्कर, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे इस पे नेट वाले। ये क्वेश्चन देखो 41, अब देखो नेट चालू हो गया, नेट लेवल 1 लेवल 2, नेट लेवल 1 41 to 51 मार्क्स का और नेट लेवल 2 51 to 60, ठीक है। इसमें आपको कीबोर्ड से आंसर टाइप करना पड़ेगा, डेसिमल्स में होगा 1.42 6.41 ऐसे करके, ठीक है। ये देखो 41 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, क्या बोल रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन u फ्रॉम अलोंग द स्ट्रेट लाइन 0 0 to 2 4 इज, ये देखो
जो कर्व दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ 0 0 to 2 4, 0 0 से लेके 2 4. दिस इज 0 0 2 4, ठीक. एंड along this direction 0 0 2 2 4. अब लाइन इंटीग्रल क्या है? u dot dr along this curve C, which is straight line, right? So this equation of straight line is what? Y equal to 2x, नहीं? Y equal to 2x कैसे निकलता है? Y minus 0 is 4 minus 2, सॉरी, मतलब ऐसे निकलता है ना. स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है जी? You have x1 y1 and you have x2 y2, then equation of straight line is y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है. तो अगर उसको यूज करोगे तो ये आ जाएगा y minus 0 and y2 minus y1 means 4 minus 0, x2 minus x1 is 2 minus 0, x minus 0, y equals to 2x, y equals to 2x, ठीक है. ओके, तो ऑन दिस कर्व सी u डॉट dr क्या हो जाएगा? u डॉट dr इज u is 2y I cap plus x j cap and dr is dx I cap dy j cap, और you have 2y dx and x dy. और इसको इवेल्युएट किस पे करना है? इसको इवेल्युएट करना है इस लाइन के ऊपर. सो ऑन दिस लाइन, ऑन द कर्व C, जिसके ऊपर इवेल्युएट करना, विच इज लाइन बेसिकली, y is 2x and dy is 2dx. So u dot dr is what? u dot dr is y क्या हो गया? 2x and dy is 2dx. तो 4x dx और 2x dx, 6x dx हो गया ना. फोर एक्स प्लस 2x, 6x dx. तो u dot dr is basically, and x is going from 0 to 2. So 6, so it is 3 into 4, which is 12. ठीक है, 12 हो जाएगा. 12 will the answer. ओके, तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, बट धीरे धीरे किए. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यह क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑप्टिक्स के ऊपर है. कंसिडर ए थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लिखता है तो काम चल जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, चलो कोई नहीं. The radius of curvature of one surface of the lens is twice that of other, ठीक है. Okay, the magnitude of larger radius of curvature in units of focal length is. तो फार्मूला क्या होता है? देखो फार्मूला देखो क्या होता है. If this is a lens, this is R1, then the focal length का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, 1/f equals to ठीक है. तो ये देखो ये x है, y है, तो इधर जो भी चीज होगा वो पॉजिटिव लेंगे, इधर जो भी चीज होगा नेगेटिव लेंगे.
एक्स एक्सिस से ऊपर जो चीज़ होगा पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो आप देखो ये जो सरफेस नंबर 1 है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो राइट साइड में होगा, तो जो सरफेस नंबर 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो पॉजिटिव लेंगे और सरफेस नंबर 2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव साइड में। तो R1 इज टेकन पॉजिटिव एंड R2 इज टेकन नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं इफ R1 इज R, R2 इज -2R। तो लिखा है ना द मैग्नीट्यूड ऑफ वन सरफेस इज ट्वाइस द अदर सरफेस, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, ये क्या लिखाएगा, μ-1 1/r माइनस, सो f का वैल्यू पुट करो, दे रखा है ना, अच्छा r बेसिकली f के टर्म्स में निकालना है, मैग्नीट्यूड लार्जर रेडियस, ठीक है। तो इसे म्यू दे रखा है, म्यू इज 1.5 इंटू 1/r प्लस 1/2r, तो 3/2r हो गया, ठीक। सो आई कैन से f इज, yeah, r is in denominator, so this is equal to what, 3 into 0.5, 1.5 मतलब 3/2, I can say 2r is 3/2f. तो magnitude of larger radius of curvature in the unit of wave, in the unit of focal length is 1.5f. क्लियर है, 1.5f। ठीक, 1.5 क्लियर। 42 फार्मूला याद रखना है ये देखिए, the water flows in a horizontal pipe in a streamlined manner at an absolute pressure of 4 into 10⁵ Pascal and a speed 6 meter per second. If it exits the pipe at the pressure of 10⁵ Pascal and speed of water at the exit point is, देखो पाइप दे रखा है आपको, you have this is the pipe, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। So horizontal pipe है, so there is no change in the height, so I can say gravitational pressure here is same as gravitational pressure here. So if I apply Bernoulli equation, if I call it 1, this is 2, there is static pressure plus dynamic pressure plus gravitational pressure. Gravitational pressure is same on both sides. So I can say the sum of static pressure and sum of dynamic pressure will be equal. Sum of static and dynamic pressure at point 1 will be equal to sum of static pressure and dynamic pressure at point 2. Sorry. So static pressure is nothing but pressure energy. This is kinetic energy, because the motion of one unit volume of fluid along a streamline, and we just conserve the energy associated with that 1 unit volume of the fluid particle along the streamline. As the 1 unit volume of the fluid particle moves along the streamline, we just conserve the total energy associated. Total energy consists of what? Pressure energy. Pressure energy basically denotes the interaction energy of that 1 unit volume of the fluid particle with the surrounding fluid. Pressure energy क्या है? Pressure energy is basically the interaction energy of that 1 unit volume of the fluid particle which it has with the surrounding fluids. That's called pressure energy. This is the kinetic energy of 1 unit volume of the fluid particle. Gravitational energy नहीं लिखा है क्योंकि दोनों साइड सेम रहेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी दे रखा है आपको यहाँ पे 1 पे और 2 पे
प्रेशर दे रखा है और आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो 1 पास्कल इज बेसिकली 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है। So it is 4 into 10 to the power 15 Pascal plus half rho. Rho is 1000 and V1 is what? 6 meter per second square. P2 is 10 to the power 5 क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 500 इंटू V2 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 3 इंटू 10 to the power 5 हो जाएगा प्लस 18,000, है ना। तो ये हो गया 3,18,000, 3 इंटू 10 to the power 3 लाख हुआ, 3,18,000 से 2 शून्य कट जाएगा। सो V2 स्क्वायर इज 3180/5, 5 छक 30 और 5 दिए 15 और 5 छक 30, तो 636 का जो है स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट 636 25.22 मीटर्स पर सेकेंड। ऑफ कोर्स प्रेशर एनर्जी घटेगा तो जितना घटा है वो के में ही कन्वर्ट किया है ना। प्रेशर एनर्जी जो घटा है, जितना फॉल किया वो लॉस तो हुआ नहीं है, वो के में कन्वर्ट कर गया, तो के बढ़ गया, तुम्हारा के बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ गया, ठीक है। ओके, फोर्टी 44 करिए। Can say retarder with refractive indices any extraordinary rays का जो refractive index 1.551 है और ordinary rays का 1.542 है along extraordinary ordinary axis. The thickness of retarder four-way is the left circularly polarized light of wavelength 600 nanometer will get converted into right circularly polarized light. मतलब पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करना है, +π/2 को -π/2 बनाना है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करना है। और रिटार्डर से जब लाइट क्रॉस करेगा तो ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा that is going to be 2π/λ, or you can say the path difference is, ऐसे लिखो म्यू ई माइनस म्यू ओ, ये तो पाथ डिफरेंस हो गया। जो लाइट प्रोपगेट करेगा थ्रू रिटार्डर, देन द पाथ डिफरेंस between extraordinary and ordinary rays will be this, because that retarder will be presenting different refractive index to either ordinary and extraordinary. Ordinary extraordinary के लिए उसका जो refractive index होगा वो अलग अलग होगा, so it will lead to this path difference and that will translate into the phase difference, this phase difference, and this phase difference जो फेज में क्रिएट होना चाहिए राइट सर्कुलरली पोलराइज को लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज करने के लिए, जो फेज डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए वो पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करना होना चाहिए। मतलब ओ वेव और ई वेव के बीच में अगर +π/2 फेज डिफरेंस है तो -π/2 या 3π/2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका राइट सर्कुलरली पोलराइज जो है और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज जो है राइट सर्कुलरली पोलराइज में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आ जाएगा। क्या पूछा? मिनिमम पूछा है ना जी, थिकनेस। चलो मिनिमम मान के चलते हैं। तो T इज गोइंग टू बी व्हाट? λ/2। लैम्डा क्या है तुम्हारा? लैम्डा इज 600 नैनोमीटर और ट्वाइस इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई, सॉरी म्यू ई माइनस म्यू ओ, 551 - 1.542।
ठीक है, सो दिस इज 600 नैनोमीटर अपॉन 2 इंटू 0.009, और यू कैन से दिस इज 600 इंटू 9 दूनी 18 और 3 शून्य और नैनोमीटर में है तो 10⁻⁹ है एक तरह से, तो ये 5 शून्य इधर हो गया, 1/3 गुने, है ना, और यू कैन से 1/30 मिलीमीटर, है ना। माइक्रोमीटर पूछ रहा है ना, माइक्रोमीटर में अगर पूछ रहा है तो 1000 और गुना कर दो तो 33.33 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा थिकनेस रिटार्डर का। दिस विल द थिकनेस ऑफ रिटार्डर। देखिए सारे टॉपिक से क्वेश्चन लगभग ये पूछ ही रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछ रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स से ही पूछ रहा है, आपका ईएमटी से ही पूछ रहा है, तो कोई भी टॉपिक छोड़ने का नहीं है, ठीक है। ये देखो 45 नंबर क्या बोल रहा है, यूजिंग ए बैटरी ए 10 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज to 50 volt and battery removed. After that, a second uncharged capacitor connected to the first capacitor in parallel. If the final voltage across second capacitor is 20 volt, its capacitance is. देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज किया, ठीक है, स्विच एस है, और चार्ज कहाँ तक किया, 50 वोल्ट पर चार्ज, 50 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, मतलब इसका ही 50 वोल्ट ही होगा, 50 वोल्ट तक चार्ज कर दिया। अब इसको बैटरी को हटा दिया, स्विच को ओपन कर दिया, ठीक। अब 50 वोल्ट तक चार्ज कर दोगे तो चार्ज कितना रहेगा जी, C इंटू वी, सी इज व्हाट 10 पिको फैराड, पिको मतलब 10⁻⁻12 और 50 यानी हो गया 500 पिको कूलम, 500 पिको कूलम, ओके, इतना चार्ज आ गया। अब क्या कर रहे हैं इसको, अब हम इसको जो है पैरेलल में एक अनचार्ज कैपेसिटर से, ये मान लो C है, तो एक अनचार्ज कैपेसिटर जो कि मान लो C डैश है जिसका, उससे हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले से Q0 था, अब कुछ चार्ज मान लो बह गया इधर से, यहाँ चला गया, मान लो Q चार्ज यहाँ चला गया, तो यहाँ Q0 माइनस Q हो गया, यहाँ Q0 माइनस Q, कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑफकोर्स ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जब तक कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज कैपेसिटर जो है अपने आप में एक तरह का वोल्टेज सोर्स भी है, ये करंट ड्राइव करेगा, एंड करंट ड्रिवन बाय दिस चार्ज कैपेसिटर विल कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज लीविंग द सरफेस, सो दैट मींस द चार्ज ओवर हियर विल फॉल, एंड वेयर इट विल गो, इट विल गो ऑन द अनचार्ज कैपेसिटर। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल अक्रॉस सी डैश बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सी, जब तक कि पोटेंशियल अक्रॉस सी डैश पोटेंशियल अक्रॉस सी के बराबर ना हो जाए। और बराबर होकर कितना बन रहा है, 20 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, 20 वोल्ट बन रहा है, ओके। दैट मीन्स अगर हम लोग Q निकालना चाहें, दैट मीन्स वी सी डैश इज इक्वल टू वी सी इक्वल टू 20 वोल्ट, ये आ रहा है ना, तो वी सी डैश क्या आ जाएगा, Q बाई सी डैश, Q बाई सी डैश इक्वल्स टू Q0 माइनस Q बाई सी इक्वल्स टू 20, ठीक है, ऑलराइट। अब पहला कैपेसिटेंस का तो सब कुछ दिया हुआ है ना तुमको, तो इससे आप Q निकाल लो, Q0 माइनस Q क्या हो जाएगा, 20 इंटू सी, ठीक है, अब C हमें दे रखा है 10 पिको फैराड,
तो 200 पिको कूलम्ब हो गया, 200 पिको कूलम्ब हो गया, और Q नॉट इज 500 पिको कूलम्ब, सो Q इज 500 माइनस 200, 300 पिको कूलम्ब, 300 पिको कूलम्ब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा Q बाई सी डैश इज 20 वोल्ट, ये वाला इक्वेट करो, तो सी डैश क्या हो जाएगा, Q बाई 20, so you have 200 पिको कूलम्ब बाई 20 वोल्ट, यानी 10 पिको फैराड का कैपेसिटर। सही बन रहा है? तीन सा 10 का नहीं होगा, 10 का होगा तो 250 कूलम आता है। Q इज 300 अपॉन 20, so you have 15 पिको कूलम, पिको फैराड, 15 पिको फैराड का होगा, 15 पिको फैराड का होगा। ठीक, 15 पिको फैराड, क्लियर है? ओके, इट इज 45, 1 मार्कर ये सब है। ये देखिए 46, consider two spherical perfect black body with radius R1 and R2 at temperature T1 and T2. They both emit power of 1 kilowatt. The ratio of their radii is, power क्या होगा जी? Power is sigma T4 into area. नहीं, sigma T4 is the amount of energy emitted per unit time per unit area. तो अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इनटू द सरफेस एरिया विल गिव यू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, व्हिच इज पावर। ठीक है, अब पावर दोनों का 1 किलोवाट है, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट बोथ द ब्लैक बॉडी, तो पहला ब्लैक बॉडी हो गया सिग्मा T1 4 और 4 पाई R1 स्क्वेयर, और सेकेंड ब्लैक बॉडी हो गया सिग्मा T2 4 और 4 पाई R2 होल स्क्वायर। सो आई कैन से R1 बाई R2 इज, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इज दिस, और R1 बाई R2 इज square, and T2 is 2000, 1000, 4, so radius is 4. ठीक है, या 4, रेशियो रेडियस 4, क्लियर है? स्टीफेंस लॉ का क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहे हो 47, इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, इफ द कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी इज 0.024 एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्कैटर्ड एक्सरे इज, जो स्कैटर्ड एक्सरे होता है उसका जो वेवलेंथ लैम्डा डैश होता है, दैट इज बेसिकली लैम्डा नॉट प्लस, और दैट इज इनिशियल लैम्डा, द इंसिडेंट वेव जो होगा उसका, प्लस डेल्टा लैम्डा, एंड डेल्टा लैम्डा इज बेसिकली लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई, मतलब जैसे you have the electron and you have the X-ray falling on it, this is the X-ray emitted, scattered, a lambda dash है, and if it is scattered at an angle phi, then the relation between lambda dash and lambda is given by this, जो चेंज इन वेवलेंथ क्रिएटेड जो स्कैटर्ड होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ का होगा,
इंसिडेंट जो एक्सरे होगा उसके कंपेरिजन में जो स्कैटर्ड होगा लॉन्गर वेवलेंथ का होगा, एंड दिस द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन विल बी इक्वल टू lambda dash will be equal to original the lambda of incident photon X-ray, the wavelength of the incident X-ray plus lambda c is this one जो दिया 0.024 और phi is the angle at which the X-ray gets scattered. तो आपको अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये सब तो कौन से, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और cos phi का मिनिमम क्या होता है -1, cos phi का मिनिमम -1 होता है when phi is 180. ठीक है, तो if I want lambda dash max that will be lambda plus lambda c 1 minus cos phi 180 डिग्री पे स्कैटर हो जाएगा, तो 1 minus cos phi will be maximum or this will be or it is lambda plus twice of lambda c. अब लैम्डा जो इंसिडेंट था वो कितना था 0.5 और लैम्डा सी क्या हो गया 0.024 और यू कैन से 0.5. So lambda dash max is 0.548 angstrom. ठीक है, 0.548 angstrom. ऑलराइट, ठीक है, 0.548 angstrom. ये क्वेश्चन देखो 48. The solid with FCC crystal structure is probed using X-ray of wavelength 0.2 nanometer for the crystallographic plane given by 200. ये मिलर इंडिसेस है, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन का मिलर इंडिसेस है 200. The first order diffraction peak is observed for Bragg's angle of 21 degree. The unit cell size is, आपसे A पूछा है, यूनिट सेल का जो क्यूबिक क्रिस्टल है ना उसका लेंथ ऑफ साइड है ना A, इसको लैटिस पैरामीटर बोलते हैं. ये द क्रिस्टल प्लेन्स लाइक दिस. ठीक है, ये क्रिस्टल प्लेन्स है एंड यू हैव द एक्सरे फॉलिंग लाइक दिस. एक यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी एक्सरे ऐसे गया, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, सॉरी right, and if you drop, this is dHkL basically, and that is equal to A upon, अगर cubic crystal है, so the path difference between 1 and 2 is what? ये 1 है 2 है, path difference क्या हो जाएगा अगर ये perpendicular drop करते हैं, this is theta, so this will be theta, so this is going to be what? D sin theta, and this is going to be D sin theta. तो यहां तक तो दोनों साथ साथ आए, ठीक है, फिर ये 1 इधर से चला गया, ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया 2d sin थीटा. इट हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2d sin थीटा. और फर्स्ट डिफ्रैक्शन पीक कब होगा जब n is 1, n लैम्डा होता है ऐसे तो, और पहला डिफ्रैक्शन पीक का बात कर रहा है तो n इक्वल टू 1 ले लेंगे. ठीक है, तो DHKL क्या आ जाएगा ट्वाइस और थीटा 21 डिग्री है और लैम्डा दिया हुआ है आपको, लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा 0.2 नैनोमीटर. तो DHKL जो है नैनोमीटर में ही आ जाएगा, निकाल लेते हैं DHKL का वैल्यू निकाल लेते हैं. 0.2 नैनोमीटर और 2 डिवाइड हो जाए तो 0.1 हो जाएगा, सॉरी डिग्री में चाहिए ना, डिग्री में. एक बार sin 30 कैलकुलेट कर देख लेते हैं, पता चलेगा डिग्री में है कि नहीं. हाँ डिग्री में, ठीक. तो 0.1 भागा sin 21 है ना,
तो DHKL जो आ रहा है हमारा, ये आ गया 0.279 नैनोमीटर। ये कितना हो जाएगा बताओ? A और H इज 2K, सब जीरो हो जाएगा, तो A/2 इज 0.279. So the lattice parameter A is twice of this. Into 2. 0.558 नैनोमीटर, 0.558 नैनोमीटर, ये आ जाएगा यूनिट सेल साइज। ए का वैल्यू यही आ जाएगा। ठीक, ओके। ये देखो क्या बोल रहा है, द फिगर शोज सर्किट कंटेनिंग 2 डायोड्स D1 एंड D2 विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 एंड 0.3। थ्रेशोल्ड वोल्टेज देखो क्या होता है, डायोड का अगर करंट वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो डायोड में क्या होगा, दिस इज I, दिस इज V। तो जब वोल्टेज बढ़ाओगे आप ना, तो शुरू में बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा। इनिशियली व्हेन यू इंक्रीज वोल्टेज फ्रॉम जीरो द करंट इज वेरी स्मॉल, द ग्राफ है स्लिपिंग टाइप का ग्राफ होगा। लेकिन एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा जो कि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, उसका करंट जो है तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेंगे, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर कनेक्टिंग इज दिस, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे और ये जब वोल्टेज अगर जैसे ही 0.7 से कम रहेगा तो हल्का हल्का करंट राइज करेगा, स्लिपिंग कर्व होगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस होगा डायोड के क्रॉस, तो करंट एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से राइज करना चालू कर जाएगा। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम में करंट बहुत कम होगा। अब ये दे रखा है कि D1 जो है इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 है और इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, 0.3 है। तो ये जर्मीनियम है, सिलिकॉन है। 0.3 जर्मीनियम का होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है। अब कह रहा है कि IV कैरेक्टरिस्टिक एज शोन इन, अच्छा इधर दे रखा है, ओके। ये आइडियल डायोड है, मतलब VTH के पहले बिल्कुल जीरो है करंट और VTH के बाद बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया करंट। ठीक है, ये आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक है कि VTH के पहले बिल्कुल जीरो और VTH से बढ़ते ही आपका इनफाइनाइट करंट फ्लो करने लगा, इनफाइनाइट रेट से राइज करने लगा। ठीक है, अब बोला करंट टू रजिस्टर इज, आप एक चीज समझो, आप 10 वोल्ट जैसे जीरो से मान लो बढ़ के 10 वोल्ट हुए, वो पहले 0 वोल्ट था, अब जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते 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 10 वोल्ट कर दिया ना। तो जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे, द मोमेंट यू इंक्रीज फ्रॉम जीरो, जैसे ये 0.3 वोल्ट रीच करेगा, या आप कहें 0.3 वोल्ट से ज्यादा रीच करेगा, वैसे ही ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड वंस इट इज फॉरवर्ड बायस, इट बिहेव्स लाइक अ सिंक ऑफ करंट। तो करंट फ्लो करना चालू कर जाएगा और उसके बाद ये वोल्टेज 0.3 से बढ़ेगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये कभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करेगा ही नहीं, क्योंकि 0.3 के ऊपर जा ही नहीं रहा ना। द मोमेंट VTH गो 0.3 फॉर जर्मीनियम, उसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज 0.3 से ऊपर जाएगा नहीं। जब इसके क्रॉस नहीं जाएगा तो इसके क्रॉस में नहीं जाएगा। तो ये वाला हमेशा ही सुसुप्तावस्था में रहेगा, इधर ये कभी भी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। It will be never forward bias and will remain forward bias the moment it crosses 0.7. तो आपका ये जो एक्टिव जो ब्रांच जिससे करंट फ्लो करेगा वो यही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये कभी 0.7 जाएगा ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे क्या है, VTH के ऊपर भी बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वंस जर्मीनियम इज फॉरवर्ड बायस, द करंट कीप ऑन फ्लोइंग इन दिस ब्रांच and the voltage across this D2 will never cross 0.3, so it will never cross 0.3 over here also, so it will remain in sleeping state, right? No current through this silicon. तो अगर करंट निकालना है तो निकाल लीजिए। ये 10 वोल्ट है, ये ड्रॉप हो गया 0.3 का, ये IR हो गया एंड दिस इज 0, so I is 10 minus 0.3 upon R, so this is 9.7 and resistance R is how much? 100 किलो ओम।
100 किलो मतलब 10⁵, यानी 9.7 10⁻⁵ एम्पियर, और अगर माइक्रो एम्पियर में लिखना है तो ये हो जाएगा 97 माइक्रो एम्पियर। सो इट इज 97 माइक्रो एम्पियर, इट विल बी 97 माइक्रो एम्पियर। ऑलराइट, क्लियर है? इट विल बी 97 माइक्रो एम्पियर। ये देखिए थर्मल का क्वेश्चन है, थर्मल फेज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन अलोंग ए बी, दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। एडियाबेटिक एक्सपेंशन अलोंग बी सी, then isothermal compression along DE, and then isothermal compression along CD, isobaric compression along isobaric, this is isobaric, P remains constant, and then isothermal compression along DE, and then adiabatic compression along EA. Okay. The work done by gas in this process is 10 joule and the change in internal energy is 16 joule. Then absolute value of change in internal energy along CD is, the work done by gas along BC is 10 joule, WBC is 10 joule, and change in internal energy along EA, UEA is 16 joule. Then change in internal energy about CD is, you have to find this. देखिए, in this whole loop, the internal energy change is 0. The internal energy is state function. So if I move from A to B, then B to C, C to D, D to E, and E to A, finally I come back to A, the change in internal energy in this whole process is going to be 0. For whole cycle is going to be 0. And change in delta U across the whole cycle will consist of what? The change in internal energy along AB is a sub processes है, change in internal energy in BC, change in internal energy along CD, along DE, and along is 0. तो AB तो isobaric process है, no change in the internal energy, temperature remain constant. BC is adiabatic. So in adiabatic you have what? QBC is 0, BC is adiabatic. So QBC is delta UBC plus WBC equal to 0. So delta UBC is minus of WBC, minus of the work done. So it is minus 10 joule. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? BC is adiabatic, so change in internal energy is minus of the work done. Work done is 10 joule, so delta UBC is minus of 10 joule. Okay. CD is isobaric. CD में तो निकालना ही है हमें, है ना? DE is isothermal, so in isothermal process delta U is 0, and delta U EA is adiabatic. अब वो दे रखा है 16 जूल. So delta U CD is 16 minus 10 6 हो गया, minus 6 जूल. बट एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है तो मॉडुलस ले लेंगे, 6 जूल हो जाएगा. एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है तो 6 जूल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हम लोग का. अब 10 क्वेश्चन और रह गया हम लोग का. 51 to 60 2 मार्कर्स होते हैं, तो कर लेंगे तो ये पूरा पेपर हम लोग का सॉल्व हो जाएगा.
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 51। अब ये नेट लेवल 2 आ गया, ये 2 मार्क्स का होगा 51 to 60। ठीक है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, it says a function yx is described by initial value problem d square y by dx square plus 5 dy by dx plus 6y equal to 0 with the initial condition y 0 equal to 2 and dy by dx at x equal to 0 is 0। ठीक है, then the value of y at x equal to 1 is, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0 और दिस इज डी स्क्वायर प्लस 5b प्लस 6 और y equals to, ये क्या हो जाएगा, this becomes d plus 3 so d is -2 -3। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही रहेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो रहेगा नहीं, so it will be e to the power minus e to the power minus 3x। ठीक है, तो माइनस 2x e to the power minus 3x और आपका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव वुड बी and 3b या और हमारा a और b कांस्टेंट है, we have to find this constant। ये लगाए नहीं थे हम, आवाज थोड़ा वो सुनाई देगा इससे के बगैर भी, अब लगा लिया, अब ठीक आवाज आएगा। देखो सो आदमी भूल जाता है ना, देखिए आदत पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग को देखो ए और बी निकालना है। ठीक है, तो दो कंडीशन दिया हुआ है आपको, y0 इक्वल टू 2, y0, so this implies what, x इक्वल टू 0 पुट करने पे y2 है, x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 1, सो दिस इज a प्लस बी इक्वल टू 2, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा क्या है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 इज 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 यहां पुट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, मीन्स -2a -3b इज 0। ठीक है, दैट मीन्स a इज -3b बाई 2, तो यहां पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, और you can say -b by 2 is 2 और b is -4 and a is 6। ठीक है, 6। ठीक है, so this comes out to be 6 plus, or you can say a is 6 and b is -4 आ रहा, तो 6 and yeah, ठीक है, yes, so this is your y। अब लोग को निकालना the value of y at x equal to 1, so that will be 6 e to the power -2 -4 e to the power -3, ये वैल्यू निकालिए। सिक्स इंटू ठीक, ये आ रहा है
0.812 and 4 into e to the power yeah 0.199. So 0.812 minus 0.199 ये आएगा 0.613. मैच करना है थोड़ा कैलकुलेटर हमको ना भूल गया हम यूज करना ये आ जाए ठीक है 0.61 बोल सकते हो आंसर मैच कर लेते हो तो इजी रहेगा है ना आंसर ही मैच कर लेते हैं ठीक है आंसर सही है सही कैलकुलेट किया ठीक है ये 51 क्वेश्चन नंबर हो गया 52 करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन था मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें लोगों को परेशानी होगा ऐसे देखने में सिंपल क्वेश्चन है बट उतना भी सिंपल नहीं है ठीक है मतलब इसमें लोगों को दिक्कत होएगा ठीक है ए व्हीकल ऑफ मास 600 ग्राम 600 kg with a engine operating at constant power P ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है engine operating at constant power P a vehicle of mass 600 kg with an engine operating at constant power P accelerates from rest on a straight horizontal road. A vehicle covers a distance of 600 meters in 1 minute. Neglecting all losses, magnitude of P in kilowatt is. देखो आप इंजन जो है कांस्टेंट पावर जनरेट कर रहा है मतलब आप को एक मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं मतलब आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे जैसे कोई स्कूटर ऑन करते हो आप या गाड़ी ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में देखोगे कि वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगा बट जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखोगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी फॉल्स शुरू में तेजी से एक्सीलरेट करेगा उसका वेलोसिटी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा ठीक है हो क्या रहा है कि व्हीकल का पावर P है एंड P इज F इंटू V and F is basically mass into acceleration into V. अब पावर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे एक्सीलरेशन घटेगा ठीक है एक वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन बहुत कम हो जाएगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का एक्सीलरेशन बहुत कम हो जाएगा वेलोसिटी के अंदर एक सैचुरेशन आ जाएगा ठीक है तो वही बोला है कि P इज कांस्टेंट P जो है आपका कांस्टेंट है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा A को क्या लिख सकते हो dV by dt into V or we can write P by M dt equals to V dV अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो एट t equals 0 द वेलोसिटी इज 0 लिख रखा है एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट t equals 0 पे वेलोसिटी 0 है अब सपोज को टाइम t पे वेलोसिटी v है ठीक है तो ये क्या आ जाएगा pt by m v square by 2 0 to v और इसे v square by 2 or you can say the velocity is under root 2 pt by m all right and this velocity is dx by dt where x is the distance traveled or ds by dt जैसे भी लिखो ds by dt लिखिए so this will be dx equals to 2p by m
है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो। एट t equal to 0, सपोज डिस्टेंस कवर्ड इज 0, एंड एट टाइम t द डिस्टेंस कवर्ड इज x, और हम लोग को पता है कि ये एट 60 सेकेंड 1 मिनट में 600 मीटर ट्रेवल कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल इज 600 मीटर, सो दिस विल बी 600 रूट p निकालना है बेसिकली हम लोग, ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 3/2 ठीक है। ये क्या आ जाएगा देखो, 600 इक्वल्स टू 2/3 एंड 60 टू द पावर 3/2 इज बेसिकली क्या हो जाएगा 60 रूट 60, है ना, राइट। सो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2p/m इज 5 दिए 15 15/√60, स्क्वायर कर दोगे then this will be 225/60, 15 से काटोगे 15/4 हो जाएगा, और यू कैन से P is 15/4 गुने m/2 and mass is 600 kg, है ना, मास है 600 kg, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 15 चौके 60, और दिस विल बी सो 75 इंटू 15 क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, 75 इंटू 15 इज 1125 किलोवाट, और यू कैन से 1.125 किलोवाट, है ना, तो इसको 1.13 लिख दो या 1.12 जो लिखना लिख दो, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस में आप ऐसे तो आगे राउंड होगा 1.13 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब ठीक है, मतलब पहले से किया रहे तो हो ही जाएगा, बट ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इट वाज गुड क्वेश्चन। देखिए बस शुरू में हमको भी थोड़ा सा सोचना पड़ा था इस क्वेश्चन में। ये देखिए 53 क्वेश्चन नंबर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू ऑरिजिन वेरीज एज L equals to this, where alpha is okay. The angle between L and the torque acting on the particle becomes 45 after time of, मतलब L और टॉर्क के बीच में एंगल 45 कितने टाइम बाद हो जाएगा। The angle between L and the torque will become 45 after time. आपको L दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे है, L is 4I cap प्लस दिस, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क विल बी दिस 2 अल्फा TJ cap, ठीक है। अब बोला आफ्टर व्हाट टाइम द एंगल बिटवीन L एंड टॉर्क बिकम्स 45। अगर हम इसका मतलब यही बोला है ना, दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ L, दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ tau, L dot tau cap, L cap dot tau cap,
विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 45. ठीक है, हमें टाइम निकालना है जब ये L डॉट टॉ बिकम्स cos 45, L कैप डॉट टॉ कैप बिकम cos 45. ये यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ L, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टॉ, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, दो यूनिट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos of the angle between them. We have to find at what time this dot product becomes cos 45. L कैप क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 16 प्लस अल्फा स्क्वायर T4 डॉट, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप होगा, यही मैग्नीट्यूड है, इसे डिवाइड कर दो. ठीक है, cos 45 1/√2. तो डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या आ जाएगा, to come as alpha t square equals to this, स्क्वायर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, it becomes 2 alpha square T4 so alpha square T4 is 16 and alpha is what, alpha is 1, so T4 is 16, or you can say t equal to 2 seconds. So after 2 seconds, the angle between L and tau is going to be 45. After 2 seconds, the angle between L and tau is 45. ठीक है, क्लियर है? Is it clear? आगे चलें. 54 क्वेश्चन नंबर है. टू ट्रांसवर्स वेव y1 equals to 5 cos kx minus omega t and y2 equals to cos kx plus omega t travel on a string along x axis. If the speed of a point at x equal to 0 is 0 at t equal to 0 and 0.25 and 0.5, then the minimum frequency of the wave is, then the minimum frequency of the wave is, ये दो ट्रेवलिंग वेव है, ये देखो, दिस इज द बेसिकली ट्रेवलिंग वेव इन ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड 5 और ओमेगा है, और ये ट्रेवलिंग वेव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है. सो इफ यू हैव टू वेव्स, वन ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and another traveling in negative x direction, having same amplitude and frequency, so what they will do is they will form standing wave. So y of the string will be superposition of both the wave. Y must be representing some quantity, y representing say a displacement, y is representing displacement from the equilibrium position. String में है ना, स्ट्रिंग में है तो y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेरी लाइक दिस व्हेन यू हैव ओनली फर्स्ट वेव ट्रेवलिंग. योर डिस्प्लेसमेंट वेरी लाइक दिस व्हेन यू आर द सेकंड वेव ट्रेवलिंग अलोन. बट इफ द टू वेव्स आर साइमल्टेनियसली ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रिंग, देन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी गिवन बाय दिस सुपरपोजिशन, राइट? सो y1 is 5 cos kx minus omega t and y2 is 5 cos kx plus omega t. So if you add it, then you have what do you have, cos a minus b plus cos a plus b gives you 2 cos a cos b. So if you get 2 cos a cos b, 5 को बाहर ले लेंगे तो 2 गुने 5 10 हो जाएगा, तो 10 cos kx cos omega t. This is your displacement from the equilibrium position. अगर स्पीड का बात करते हैं, the speed would be what will be this, minus 10
ओमेगा cos kx अच्छा, ये वेलोसिटी x इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है। सो वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 इज गिवन बाय -10 ओमेगा sin ओमेगा t। ठीक है, अब ये वेलोसिटी जो है at t equal to 0, the velocity is 0 at t equal to 0, velocity is 0 at t equal to 0, ये तो ठीक है, 0 equal to 0 is not a great information, we know it। ठीक है, अच्छा दूसरा बोल रहा है this velocity is 0 at t equal to 0.25 also, so this velocity is 0 at t equals to 0.25, so t is 1/4 basically। हाँ ना, तो ओमेगा बाई 4 is पाई, ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम पूछा है। ओमेगा बाई 4 is pi, it can be 2 pi, it can be 4 pi also, but the question is asking minimum frequency, we'll get minimum value of omega by 4, minimum value of omega by 4 will ensure minimum value of omega, right? So omega is 4 pi, and if I talk about frequency ना हर्ज में अगर बात करें तो हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, so it will be 2 hertz, it will be 2 hertz, 2 hertz आ जाएगा। ठीक है, get your point? So minimum frequency would be 2 hertz। ये देखिए क्या बोल रहा है, for the AC circuit shown in figure, R is 100 kilo ohm, C is 10 picofarad, the phase difference between V in and V out is 90 degree at input signal frequency of dash kilohertz। ये अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। मान लो कि V in is, suppose V in is E naught this, ठीक है, frequency is omega। So if I talk about the current, I over here, I over here, तो देखिए दोनों ब्रांच में जो इम्पिडेंसेज है वो सेम है, ये RC है, ये CR है, एक ही बात है। इस पूरे ब्रांच का जो इम्पिडेंस है, इस पूरे ब्रांच का इम्पिडेंस सेम है। तो चूंकि पूरे ब्रांच के इस ब्रांच का इम्पिडेंस इस ब्रांच का इम्पिडेंस सेम है, वोल्टेज भी सेम लग रहा है, सो करंट इन दीज टू ब्रांचेस वुड बी सेम। सो व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ ईच ब्रांच? Impedance of each branch is R plus this. So current in the each branch would be V in by Z, or you can say R plus this is I in each branch। अब V out क्या बोला? V out is VB minus VA, potential at B माइनस पोटेंशियल एट ए। ठीक है, कैसे निकालोगे? चलो यहां चलते हैं, लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। लेट्स अच्छा अप्लाई किरचॉफ्स लॉ एंड मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर। ठीक है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम ए, सो आई विल हैव वी ए एंड आई एम गोइंग ऑपोजिट टू द करंट। ऑफ कोर्स ये करंट जो है अपना डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि अगर करंट इस ब्रांच पर डाउनवर्ड होगा तो इस ब्रांच में भी डाउनवर्ड होगा, इस ब्रांच में अपवर्ड होगा तो इस ब्रांच में भी अपवर्ड होगा। ठीक है, तो हम किरचॉफ लॉ लगाने के लिए मतलब एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, ऐसे टाइम पे किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं जिसमें दोनों में करंट, ऑफ कोर्स दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसका ये जो है एसी करंट है, तो हाफ द टाइम, मतलब अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में 50 बार चेंज करेगा। ठीक है,
तो आधा 1/50 सेकेंड के लिए पॉजिटिव रहेगा, 1/50 सेकेंड के लिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बट एट एनी टाइम t इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस ब्रांच इज डाउनवर्ड, इट विल बी डाउनवर्ड ओवर हियर, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों में करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। उसी से मान लो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। सो VA and I am going opposite to the current, so I see a potential rise. Then I am moving along the current, so I see a potential fall, and potential fall across capacitor is I this and equals to VB. So V out is, or I can say it is R minus this, or this is equal to e to the power R plus 1 by j omega c into right, and this is V in. V in R minus this, right. So yes, ठीक है। So they are asking you phase difference, क्या phase difference होगा ना, नहीं पूछा है कि phase difference 90 at input frequency, ठीक है। करते हैं इसको। V out by V in is what? R minus, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, R plus and R minus, ऐसे लिख लें, ठीक है। अब अगर एम्पलीट्यूड का बात करोगे, इट इज बोथ सेम एम्पलीट्यूड, 1 by है ना। और अगर फेज का बात करेंगे आप, तो if I write R and here X, then you have R on the resistance side and 1 by omega c on reactance side. So this is your 1 by omega c and this is R, and here अगर नीचे वाले का बात करें, so if this is theta, तो अगर डिनोमिनेटर का बात करें, इस R on the positive side and minus 1 by omega c on the negative side, ठीक है। तो अगर इसको e to the power j थीटा लोगे, तो ये हो जाएगा e to the power minus j थीटा, ठीक है। तो e to the power j थीटा लेंगे तो e to the power minus j थीटा, or you can say this is equal to e to the power j2 theta, ठीक है। So the phase difference is 2 theta, where phase difference is 2 theta, where theta is tan inverse 1 upon omega c upon r, ठीक है। अब पूछा है कि when this 2 theta becomes 90 degree, मतलब ये 2 theta equal 90 degree at what signal frequency? This 2 theta is 90 degree at what signal frequency? Or theta is 45 degree at what signal frequency? क्या हो जाएगा? Tan of 45 is 1 upon omega c r, and tan of 45 is 1. So I can say omega is 1 by RC, is it not? Yeah. और आपसे फ्रीक्वेंसी हर जो पूछा है, so f is omega upon 2 pi
So I can say it is 1 upon 2 pi RC. 1 upon 2 pi RC. So the frequency, or it is R is what? इधर करते हैं. R is 10 to the power 5 picofarad. Picofarad is minus 12, so it is minus 11. Or you can say 10 to the power 6 upon 2 pi. Or you can say this is 500 upon pi kilohertz. और 500 अपॉन पाई का वैल्यू निकाल लें. $159. $159.15 kilohertz. 159.15 kilohertz. Yeah, this is going to be the answer. Yes. ये देखो क्या बोल रहा है. 56. The magnetic field in Tesla in two regions separated by z equal to 0 plane is given by this B1 and B2. The एक side B1 है, दूसरी side B2 है. The magnitude of surface current at the interface between two regions is alpha into 10 to the power 6. ये क्वेश्चन देखो बाउंड्री कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है. मतलब एम्पियर लॉ इज गिविंग राइज टू ए बाउंड्री कंडीशन ऑफ H बेसिकली. N क्रॉस एम्पियर लॉ से डिराइव होता है इक्वल्स टू सरफेस करंट. अब Z इक्वल 0 प्लेन बोल रहा है तो Z इक्वल 0 के लिए नॉर्मल जो होगा आपका it will be k cap, right? So it will be k cap. ये देखिए, this is coming from Ampere's law. Usually इस बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन आता नहीं है. मतलब यूजुअली लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री कंडीशन, D का बाउंड्री कंडीशन, P का बाउंड्री कंडीशन पूछते हैं. बट ये मैं बहुत रेयरली देखा हूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड पे आता है. बट आप याद रखो ये बाउंड्री कंडीशन, ठीक है. H1 क्या हो जाएगा? H1 B अपॉन म्यू. इसको ऐसा करो, 1 अपॉन म्यू कर दो. दिस इज k कैप अब B1 माइनस B2 करोगे क्या आएगा? आपको B1 दे रखा है. B1 इज 3I कैप 5k cap, and B2 is I cap 3j cap and 5k cap. So if I talk about B1 minus B2, then this will be 2I cap minus 3j cap और 5k cap तो कट जाएगा, है ना. So this will be 1 upon mu naught k cap cross B1 minus, and B1 minus B2 is 2I cap minus 3j cap equal to JS vector. हम लोग को JS निकालना है ना. नहीं, JS दिया हुआ है, अल्फा निकालना है ना. सो k कैप से अगर क्रॉस कर लो तो k क्रॉस I इज व्हाट? k क्रॉस I इज J.
So it is 2J and K cross J is minus I. और J cross K is minus I. अगर J का मैग्नीट्यूड का बात करेंगे हम लोग, then this will be 2 square plus 3 square, 9 4 13 root 13 on mu naught, right? And this will be mu naught क्या 4 pi into 10 to the power minus 7, or we can say root 13 upon 4 pi. So root 13 upon 4 pi करेंगे तो क्या आएगा? रूट 13 अपॉन 4 अपॉन पाई, ये आएगा 2.87 into 10 to the power 6. ठीक है? So alpha is 2.87. 2.87 का आंसर मैच कर ले. It is 2.87. ठीक है? Alpha is 2.87. Okay? So this is a question of boundary condition. Not very the famous boundary condition, but ठीक है, मतलब it is one of the boundary condition. ठीक है? Okay. ये देखिए 57, 4 क्वेश्चन लगे, 57, 58, 59, 60, 4 क्वेश्चन लेफ्ट. 57 देखो क्या बोल रहा है? Body at temperature T is brought into contact with a reservoir of temperature 2T. Thermal equilibrium is established at constant pressure. Thermal equilibrium is established at constant pressure. Heat capacity of the body at constant pressure is Cp. The total change in the entropy of a body plus reservoir in the unit of Cp is. So you have a body and and it is in the contact with a reservoir of temperature 2T, and initially the temperature of this body is T. So क्या होगा? This body will absorb heat from the reservoir till the temperature becomes 2T. ये heat absorb करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए. हीट रिजर्वायर टेम्परेचर वॉन्ट चेंज, इट्स अ हीट सोर्स. रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इट कैन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो थोड़ा बहुत निकाल भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? दैट्स व्हाट वी अज्यूम. ठीक है? सो द हीट गेन्ड इज गिवन बाय Cp dt. And if I talk about the entropy change of the, in the body as it absorbs the heat dq, then this will be Cp dt upon T. And the total entropy change in the body is going to be this, or we can say this is Cp can be taken out. It goes from T to 2T. Or this is Cp ln 2. This is the entropy change of the body. And what is the entropy change of reservoir? What is the heat lost by the reservoir? That is equal to heat gained by the body. So heat gained by the body is how much? Cp delta T, or you can say Cp 2T minus T is T. The heat lost by the reservoir. So entropy change in the reservoir is going to be simply entropy change, क्योंकि इसका देखो रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा,
2T हो जाएगा ना, the temperature is not going to change, so that is equal to heat which is gained by the reservoir, heat gained by the negative, so heat is actually heat losing heat, dq जो है नेगेटिव है रिजर्वायर का, so it is minus Cp by 2, right? So the total entropy change of the system plus surrounding, entropy change in the body plus entropy change in the reservoir, that is Cp ln 2 upon Cp by 2. वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ln 2 is ln 2 minus 0.5, it is 0.193 Cp. It is 0. In terms of Cp, it is 0.193. I hope you understand. कोई दिक्कत तो पूछना है ना, कमेंट में डाल के पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 mole of an ideal monatomic gas at pressure P, volume V and temperature T expanded isothermally to volume 4V. Thereafter, the gas is heated isochorically till its pressure becomes P. If R is the universal gas constant, the total heat transfer in the process in the unit of RT is. देखिए आइडियल मोनोटॉमिक गैस है which is expanded isothermally, मतलब आप V से 4V जाएंगे अगर, go from V to 4V, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P जो है P से P by 4 हो जाएगा, because PV is constant in the isothermal process. If you go from V to 4V, then pressure will fall, P to P by 4. Thereafter, the gas is heated isochorically. We are heating the gas isochorically, constant volume पे हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो आइसोकोरिक दो प्रोसेस हो रहा है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया 4V तक, अब V को कांस्टेंट रख के हमने, अगर हम लोग V को कांस्टेंट रखे और हमने फिर हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर ही बढ़ेगा। ठीक है, कोई बात, चलो ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या वो देखिए, हीट ट्रांसफर। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू W आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज़ डेल्टा U इज 0, डेल्टा U इज 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 मोल का बात कर रहा है, सो दिस इज W इज व्हाट, PdV, and PdV is RT by, sorry, PdV, and temperature is constant, so P can be written as RT by V, and V is going from V to 4V, so this is RT log 4, right? So जाएगा ना RT और dV by RT log 4, ठीक, ये आइसोथर्मल हो गया। आइसोकोरिक में Q आइसोकोरिक इज, आइसोकोरिक है तो वर्क डन इज 0, सो इट इज इक्वल टू डेल्टा U बेसिकली, डेल्टा U, एंड डेल्टा U इज व्हाट, CV dt इंटीग्रल। अब टेम्परेचर क्या होगा बताओ, योर टेम्परेचर वाज T, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर T था, अभी क्या हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में योर V इज कांस्टेंट,
सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर क्या आ रहा है, P/4 से P हो जा रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। ये P/4 से ये P हो गया है, तो टेम्परेचर विल गो फ्रॉम T टू 40, इज इट नॉट? तो टेम्परेचर कहां से कहां तक गया, T से 40, और दिस इज CV इंटू TT, राइट। और मोनोटॉमिक गैस का CV क्या होगा, you have 3 degree of freedom, FR/2, F is 3, so 3R/2, so 9R/2, ठीक है। So total heat transfer would be Q isothermal plus Q isoporic, or I can say this is RT log 4 plus 9RT/2. तो in terms of RT अगर बोलेंगे आप, तो this will be what? In terms of RT बोलेंगे तो ये हो जाएगा log 4, ठीक है, ये निकाल लें हम लोग। log 4 plus 4.5, so it is 5.886 RT, so it is 5.89 RT, simply 5.89 RT, ठीक है। हीट का क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, मतलब नहीं इजी टॉपिक माना जाता है हीट। ये देखो 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन और रहेगा। In the transistor circuit given in figure, the emitter base junction has voltage drop of 0.7. VBE is and the collector emitter voltage VCE is 14 volt. Assuming collector current to be same as the emitter current, IC and IE are equal. The value of RB is, yes, पहले IC निकाल लें। Let's apply Kirchhoff's law in this branch. Here what? 20 minus 2IC minus VCE minus 1IC. IE is same as IC, right? IE is same as IC. VCE भी दिया हुआ आपको, तो हो जाएगा 20 minus 2IC minus 1IC, 3IC। VCE कितना दिया, 14, so IC is 20 minus 14 upon 3, or it is 6 upon 3, 2 milliampere। IB क्या हो जाएगा, it is 2 upon 100, or it is 0.02 milliampere। This is IB। अब क्या निकालने बोला आपसे, RB पूछा है। You just apply Kirchhoff's law in this branch now. So it is 20 minus IB/RB minus VBE, which is given to you, minus 1IC equal to 0. So it is 20 minus IB is known to you, 0.02 RB, VB is 0.7, and IC is what? IC is 2. So RB is 20 minus 2, 18, 18 minus 0.7, क्या आ जाएगा ना,
So 17.3 भागा 865 किलो ओम, 865 किलो ओम, ये आ जाएगा आंसर भी एक बार देख लें। यस, ठीक है, ओके। नाउ ये द लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। 60, क्वेश्चन नंबर 60, देखो क्या बोल रहा है। द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई पोटेशियम 40 डिकेज टू आर्गन 40। पोटेशियम 40 जो है आर्गन 40 में डिके कर गया। हाफ लाइफ टाइम क्या है? ठीक है, अब बोल रहा है कि पोटेशियम 40 अपॉन आर्गन 40 का रेशियो जो है 50 है। तो रॉक का उम्र क्या है? रॉक का उम्र क्या है? देखिए, if initially suppose N0 was the number of potassium, then at time t the potassium is basically N0 e to the power lambda t. ठीक है, so this is potassium and argon is how much? जितना ये घटा उतना आर्गन में कन्वर्ट हुआ। नहीं, इनिशियली N0 था तो जितना डिके कर गया वो आर्गन में कन्वर्ट कर गया। इट इज N0 दिस। अब इसको N कर दो बेसिकली। तो नंबर ऑफ पोटेशियम इज हाउ मच? N0 and number of argon is is 50, or you can say e to the power minus lambda t (50), or we can write or e to the power lambda t is minus 1 is 1 upon 50, or you can say e to the power lambda t is 51 upon 50। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे अगर हम। If I take ln on both sides, so lambda t is 0.0198 and lambda is what? 0.693 upon half lifetime. नहीं, तो रॉक का जो उम्र हो जाएगा it will be 0.0198 or 0.693 into half life, है ना, भागा पॉइंट into half life. So this is 3.57 years. So the value of M is 3.57. Value of M is 3.57.
मैच कर रहा है। ठीक, सो वी हैव डन दिस होल पेपर, नहीं सारा पेपर कर लिया हम लोगों ने। वी हैव डन ऑल द 60 क्वेश्चंस। कुछ है ही नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो वी हैव डन ऑल द 60 क्वेश्चंस। हमको लगा पीछे वर्ल्ड पेपर होगा, लास्ट में सोचा कितना ठीक लगेगा। एनीवे, सो वी हैव डन ऑल द 60 क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव अगेन 2 था, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और थोड़ा सा फिजिक्स सिखाना भी, ठीक है। सो इट कैन बी अ गुड रिवीजन फॉर यू, है ना, एग्जाम के लिए एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो वी हैव डन IITJAM Phys 2020। नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल डू IITJAM 2019, 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।